हाय एवरीवन, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज हम पढ़ने वाले हैं मंथली करंट अफेयर फॉर द मंथ ऑफ जून 2023 और आज के वीडियो में 3 एरियाज हैं जिन पे पूरा डिस्कशन बेस्ड होगा। पहला है इंडेक्स या रैंकिंग और रिपोर्ट्स। तो जितनी भी नेशनल रैंकिंग रिपोर्ट्स होते हैं या इंटरनेशनल रैंकिंग रिपोर्ट्स होते हैं उनमें इंडिया की क्या पोजीशन रही, अलग अलग स्टेट्स की क्या रैंकिंग रही, वो सब हम डिस्कस करेंगे। हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलता है। दूसरी कैटेगरी है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में भी हमने कैटेगराइज कर रखा है। पहले जैसे हम सारे लॉन टेनिस की बात करेंगे, उसके बाद क्रिकेट की बात करेंगे, बैडमिंटन की बात करेंगे। तो पूरे महीने की स्पोर्ट्स कैटेगरीज नेशनल इंटरनेशनल दोनों कवर्ड होंगी। एंड फाइनली ऑल दी अदर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज जो कि हमारे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। जैसे कि अगर रिसेंटली कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं या फिर कहीं पे कोई समिट या कॉन्फ्रेंसेस हुए हों, कहीं पे वोल्केनो बर्स्ट हुआ है, कहीं पे पीएम ने विजिट की है और वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, कहीं पे कोई डिस्कवरी हुई है, तो ये सारा क्रक्स शो होगा आज के वीडियो में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अगेन नए बच्चों को स्पेशली बता दो, हर महीने हम 5 सेक्शंस के अंदर, इंडिपेंडेंट सेक्शंस के अंदर पूरे महीने के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। 4 सेक्शंस ऑलरेडी डिस्कस हो रखे हैं, उनका लिंक आपको पूरी प्लेलिस्ट का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन पार्ट्स का आज के वीडियो से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, आप आज का वीडियो देख करके उन पार्ट्स को बाद में भी देख सकते हो। तो हम इंपॉर्टेंट डेज, देन बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, अचीवमेंट, देन अपॉइंटमेंट्स, उसके बाद स्टेट न्यूज, साइंस, टेक, डिफेंस, नेशनल फाइनेंस, गवर्नमेंट स्कीम, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब ये फाइनल 5th वीडियो है। इन 5 पार्ट्स का, 5 सेगमेंट का एक सिंगल PDF होता है जो parchamclasses.in पे ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया गया है इंग्लिश में, एंड बाय द 10th हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपको चाहिए आप वहां से लेके पढ़ सकते हैं। और जिन बच्चों के पास ऑलरेडी PDF बैंक या CA सब्सक्रिप्शन है, जिन्होंने परचम ऐप से ये लिया होगा, तो उनके PDF बैंक में वो पूरा कंसोलिडेटेड PDF भी ऐड हो गया और इंडिविजुअल पार्ट जो हम पढ़ते जाते हैं वो भी एज एन व्हेन ऐड होते जाते हैं, जो भी आप पढ़ते हो। ठीक है जी। अच्छा, अब ये मैं थोड़े दिन तक बताती रहूंगी बिकॉज हर रोज नए बच्चे जुड़ते जाते हैं थाउजेंड्स के नंबर में, तो उनको ये पता होना चाहिए कि CA रफ्तार आपके लिए एक नया टूल हम लेकर के आए हैं। एक ऐसी ई-बुक है या एक डॉक्यूमेंट है, PDF है, जिसमें आपको 6 महीने की हेडलाइंस का पूरा कंपाइलेशन दिया गया है सेक्शन वाइज, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल न्यूज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह से पूरा कंपाइलेशन आपको मिलेगा। 6 महीने का क्विक रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा टूल है। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर उठाई ही नहीं है, तैयारी अच्छी नहीं है और एग्जाम बिल्कुल सर पे है, बहुत अच्छा टूल है। बिकॉज 6 मंथ्स तो मिनिमम आपको पढ़ने ही होते हैं अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन या स्टेट एग्जाम फेस करोगे। ठीक है, तो ये आपके लिए CA रफ्तार, ये आपको परचम ऐप पे भी मिल जाएगी और वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। ऐप के ऊपर आप सैंपल भी देख सकते हो, फ्री सैंपल, और फिर डिसाइड कीजिए बाय करना है या नहीं करना है। ये किसी भी सब्सक्रिप्शन का हिस्सा नहीं है, इंडिविजुअल मिलेगी ये। ओके, और उसी के साथ साथ आपकी ह्यूज क्वेश्चंस आ रहे थे बार बार के मैम सवाल Q2 बुकलेट कब लॉन्च होगी, तो ये जो Q2 है ये लॉन्च हो चुकी है। हमें पता है कल यानी 9th को काफ़ी सारे बच्चों को एग्जाम देने हैं और इसलिए आपकी नीड ध्यान में रखते हुए Q2 लॉन्च कर दी गई है। ना जिन बच्चों को नहीं पता सवाल क्या है मैं बता दूं, ये एक क्वार्टरली बुकलेट है, यानी कि हर 3 महीने में एक बार ई-बुक निकाली जाती है जिसमें 300 से भी ज़्यादा, इस बार जो आपको इस क्वार्टर का कंपाइलेशन मिलेगा 350 क्वेश्चन का, 350 क्वेश्चन हैं इसमें MCQs, और हर एक MCQ से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा। तो अगर आप क्वेश्चन फॉर्म में तैयारी करते हैं, चाहते हैं कि भाई मेरी क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस हो जाए या फिर मैंने पूरा करंट अफेयर पढ़ लिया है, मैं क्वेश्चंस फटाफट रिवाइज कर लूं, तो वो भी एक बहुत अच्छा टूल है। Q1 पहले से ऐड हो गया था, Q2 अब आ गया है। सिर्फ Q2 चाहिए तो parchamclasses.in पे चले जाइए। एनुअल सब्सक्रिप्शन चाहिए जिसमें चारों क्वार्टरली ई-बुक आ जाए तो परचम ऐप पे जाना पड़ेगा उसके लिए आपको। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जरूर से पढ़ेंगे कुछ भी लेने से पहले। कोई भी डाउट कंफ्यूजन होता है parchamclasses06@gmail.com पे आप मेल डालिए, टीम प्रॉम्प्टली आपको रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, नहीं तो परचम ऐप पे कमेंट्स भी लिख सकते हो, इस वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, हर जगह से आपको जवाब मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज आती हैं तो टाइम लगता है आंसर करने में। चलिए, सो अब हम शुरुआत करेंगे माइलस्टोन क्वेश्चन से। जो हम पढ़ेंगे आज, उन्हीं में से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ। अगर आपको आंसर आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर राइट आंसर होगा हमारी तरफ से अप्रिसिएशन के तौर पे एक हार्ट मिल जाएगा, और नहीं आता है डू नॉट वरी, आज सीखने ही आए हो, आज के वीडियो में आंसर मिलेगा। What is India's rank in Gender Gap Index 2023? जेंडर गैप इंडेक्स 2023 जो है उसमें भारत का क्या रैंक रहा? सो सीधे सीधे रैंक आपको मेंशन करना है इफ यू नो दी आंसर। ठीक है जी, चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, जिसमें हम इंडेक्स और रैंकिंग पढ़ेंगे।
पहले हम शुरुआत करेंगे सारे नेशनल इंडेक्स और रिपोर्ट से, उससे बाद हम इंटरनेशनल पे मूव करेंगे। तो तेलंगाना रैंक्स टॉप इन ओवरऑल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस एज पर CSE रिपोर्ट। CSE की रिपोर्ट के हिसाब से तेलंगाना ने टॉप किया है पूरे ओवरऑल जो एनवायरमेंट की परफॉर्मेंस है ना उसके अंदर। नाउ व्हाट इज द CSE? CSE इज सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। सो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने एक रिपोर्ट इशू की या रिलीज की जिसका नाम है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023। और एनवायरमेंट को ढंग से संभालने में और उसके से रिलेटेड सारे पैरामीटर्स पे बेस्ट परफॉर्म किसने किया है? तेलंगाना ने किया है। 4 पैरामीटर्स थे जिनके बेसिस पे जज किया गया स्टेट्स को। पहला था एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर। सो उसमें तेलंगाना हैज टॉप्ड। और अब इंडिविजुअल कैटेगरी अगर देखें, सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करें, मध्य प्रदेश टॉप पे रहा। ओवरऑल तेलंगाना था चारों पैरामीटर्स में, सिर्फ एग्रीकल्चर में MP टॉप पे रहा। दिल्ली ने पब्लिक हेल्थ के अंदर लीड किया है। अच्छा, तेलंगाना 2 एरियाज में टॉप पे रहा, एक तो ओवरऑल रहा और उसके अलावा इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर, यानी जो वन आच्छादन वाला क्षेत्र होता है, यानी कितने एरिया में फॉरेस्ट है उसका परसेंटेज इंक्रीज भी सबसे ज्यादा तेलंगाना के अंदर देखा गया। गुजरात की बात करें तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात ने डील किया है। तो ये इंडिविजुअल कैटेगरीज भी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल तो तेलंगाना ने लीड किया है, ध्यान रखना ही है। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट जो है उसमें स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स यानी कि जो फूड है वो किस क्वालिटी का दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, इससे रिलेटेड अभी पूरा देखेंगे इंडेक्स। और इसके अंदर लार्जर स्टेट्स में लीड किया है केरला ने। पंजाब रहा सेकंड पे, तमिलनाडु रहा थर्ड पे। कई बार सेकंड और थर्ड रैंक भी पूछ लेता है एग्जामिनर, तो थोड़ा सा ध्यान देते चलेंगे। ऑलराइट, सो FSSAI जो है ना उसके थ्रू ये जो इंडेक्स है वो रिलीज किया गया है, रैंकिंग रिलीज की गई है। अब पढ़ लेते हैं। केरला टॉप द 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स अमंग लार्ज स्टेट्स। तो करेला फूड से रिलेटेड ही होता है ना, करेला खाते हैं ना हम, तो बस इससे ध्यान रख लीजिएगा। फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है उसके अंदर केरला ने टॉप किया। लार्जर स्टेट में ये अनाउंसमेंट डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने किया 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब आता है? जून को साथ मत रखना अगर फूड सेफ्टी याद करवाया था। अगर आपने इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स मेरे साथ याद की है तो 7 जून 7 जून को आता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ऑलराइट, लार्जर स्टेट में केरला ने टॉप पोजीशन हासिल की है, उसके बाद पंजाब और तमिलनाडु है। स्मॉलर स्टेट्स की बात करें, गोवा जाते तो बहुत खाते हैं ना, जंक खाते हैं यूजुअली, तो आप फूड सेफ्टी का ध्यान रखिए। तो गोवा याद रखिएगा। यूनियन टेरिटरीज के अंदर जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया है। अब इसके अंदर 6 एस्पेक्ट्स थे फूड सेफ्टी के जिनको ध्यान में रख करके और ये रेटिंग्स दी गई हैं। और FSSAI नॉट FSSAI सॉरी, जो ये स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है जो FSSAI इशू करता है वो एनुअल इवैल्यूएशन है। और इसके अंदर जितने भी स्टेट यूनियन टेरिटरीज है उन्होंने स्ट्रॉन्ग फूड सेफ्टी सिस्टम बना रखे नहीं बना रखे, उससे रिलेटेड रैंकिंग दी जाती है। देन मुंबई मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर एक्सपैट्स इन इंडिया। एक्सपैट्स कौन होते हैं? एक्सपेट्रिएट्स, यानी कि जो किसी और देश के और हमारे देश में आकर के रह रहे हैं। सो मुंबई सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव शहर है एक्सपेट्रिएट्स के लिए एज पर मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023। और एक पर्सन हु लिव्स आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री उनको कहा जाता है एक्सपेट्रिएट। मुंबई के बाद नई दिल्ली और बेंगलुरु हैं जो कि 2nd और 3rd प्लेस में है। तो सबसे महंगा शहर एक्सपेट्रिएट्स के लिए मुंबई हो गया, फिर न्यू दिल्ली और बेंगलुरु हो गया। ग्लोबल रैंकिंग की अगर हम बात करें पूरी दुनिया में, ये तो इंडिया की हो गई कि इंडिया में सबसे महंगा मुंबई हो गया एक्सपेट्रिएट्स के लिए। ग्लोबली अगर हम देखें तो मुंबई को 147 नंबर पे रखा गया है और दिल्ली और चेन्नई की रैंकिंग फिर उससे आगे आपको दिख रही है। मेनली मुंबई की ध्यान रख लीजिए। और ये भी इंडियन सिटी की ग्लोबल रैंकिंग हमने देखा। सबसे ज्यादा महंगे शहर फॉर एक्सपेट्रिएट्स हांगकांग एंड सिंगापुर को रैंक किया गया है। हांगकांग, सिंगापुर मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज फॉर इंटरनेशनल एम्प्लॉयज। ये एक और कैटेगरी ना डाल दी कि इंटरनेशनल एम्प्लॉयज जो हैं उनके लिए हांगकांग, और मतलब जो किसी और देश के हैं और आपके यहाँ आकर के रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके लिए हांगकांग और सिंगापुर सबसे ज्यादा महंगा है ग्लोबली। इंडिया की बात करें तो मुंबई सबसे ज्यादा एक्सपेट्रिएट्स के लिए महंगा है। चलें आगे। NHAI's फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फॉर द ईयर 21-22। तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी पहली एक रिपोर्ट इशू की है जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फॉर 21-22। अब इसके अंदर जो भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, स्टेक होल्डर्स हैं, एनवायरमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स हैं, इन सबको के बारे में बताते हुए NHAI ने पूरी रिपोर्ट सामने लाई है। और कौन है मिनिस्टर? नितिन गडकरी, उन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया। तो अब देखो इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो हमको पता होने चाहिए।
MCQ में तो पूछा जाए तो एक है ही एस्पेक्ट, आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी रिपोर्ट्स होती हैं ना पर्टिकुलरली, वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स, बिकॉज उसमें आपके पास डेटा होना चाहिए और वो डेटा इन सारे रिपोर्ट से ही निकल के आता है। MCQs में भी जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो सीधे सीधे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए, सो 2019-2020 से 2021-22 की अगर हम बात करें, डायरेक्ट इमिशंस जो हैं उनमें रिडक्शन देखा गया है, यानी जो एमिशंस एनवायरनमेंट में किए जाते हैं। तो 18.44 और परसेंट से डायरेक्ट एमिशंस वर रिड्यूस बाय 18.44% एंड 9.49% ड्यू टू लेस फ्यूल कंजम्पशन, यानी कि 2019-20 में 18% कुछ एमिशंस होते थे और 2021-22 में 9% कुछ एमिशंस रह गए, क्योंकि फ्यूल का कंजम्पशन कम हो गया और हम इको फ्रेंडली फ्यूल की तरफ भी मूव करने लगे। ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसमें भी डिक्लाइन देखा गया। देन सिमिलरली ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, एनर्जी इंटेंसिटी जो गीगा जूल पर किलोमीटर है वो रिड्यूस हो गई, यानी सारे काम करने में जितनी एनर्जी हम पहले यूज कर रहे थे उसमें भी अब गिरावट आ गई है, हम ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, NHAI ने रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल काफ़ी किया इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एंड एवरीथिंग, वो भी इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया। तो लास्ट 3 ईयर्स में प्लास्टिक वेस्ट को कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड करना ये काफ़ी बड़ा है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स का डेवलपमेंट किया गया ताकि वाइल्ड लाइफ भी प्रोटेक्टेड रह सके और जो इंसान जो हाईवेज पे हैं उनकी जान को भी खतरा ना हो, एनिमल और मैन कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जा सके। प्लांटेशन ड्राइव चलाई गई ताकि हाईवेज को इको फ्रेंडली बनाया जा सके एंड अराउंड 2.74 करोड़ सैपलिंग्स जो हैं वो 2021-22 के अंदर लगाई गई ताकि जो एमिशंस निकलेंगे उनको भी काउंटर किया जा सके और सुंदर भी बने हमारे हाईवेज। तो ये सारे रिपोर्ट के क्रक्स थे। ऑलराइट, आगे चलते हैं ना। आकाशवाणी एंड दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी है ना, उसका नाम बोल दिया कि आकाशवाणी ही बुलाया जाना है उसको। तो आकाशवाणी एंड दूरदर्शन एमर्ज एज मोस्ट ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। एक सर्वे किया गया, किसने किया? अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कब सामने आई? जब जिससे पहले सर्वे किया गया। तो एक सर्वे हुआ और उसके बाद एक रिपोर्ट सामने आई, डिजिटल न्यूज रिपोर्ट रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की, और उसमें पूछा गया कि भाई सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है आपके लिए। तो काफ़ी सारे प्राइवेट और सारे चैनल्स की रेटिंग की गई और उसमें सबसे ऊपर कौन सा आया? मोस्ट ट्रस्टेड आकाशवाणी और दूरदर्शन आया। तो ओवरऑल ट्रस्ट जो है न्यूज़ का, न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़ इंस्टीट्यूशंस में, वो थोड़ा सा कम हुआ है लोगों का, लेकिन फिर भी 3 परसेंटेज पॉइंट से, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड आकाशवाणी और दूरदर्शन रहे। तो ये एक पूरा है, देखिए अगर आप देख सकते हो इसमें तो 70% DD न्यूज़, 70% DD न्यूज़ को रेटिंग मिली है। उसके बाद 69% यहाँ आया, बाकी सब उसके नीचे हैं। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, राइज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इन इंडिया। एक और रिपोर्ट सामने आई जो कि एक स्टडी थी जिसे मद्रास डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशन ने कंडक्ट किया इन कोलैबोरेशन विद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इन सब ने मिलकर के एक स्टडी कंडक्ट की और जिसमें सामने आया कि इंडिया के अंदर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है ना, वो राइज पे है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि छूने से नहीं फैलती, टच में आने से नहीं फैलती, पास रहने से नहीं फैलती, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इस तरह की बीमारियां राइज पे हैं। लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, इजंट इट? तो अब इससे रिलेटेड जो बातें हैं थोड़ा देख लेते हैं। 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की स्टडी की गई। गोवा, पुडुचेरी, केरला में हाईएस्ट प्रेवलेंस डायबिटीज़ की देखी गई। गोवा, पुडुचेरी, केरला, राइट। जिसमें तो केरला देखो हमने देखा था ना फूड सेफ्टी इंडेक्स में, और गोवा फूड सेफ्टी इंडेक्स में सबसे ऊपर है। तो सेफ फूड है तो खूब खाते हैं तो डायबिटीज़ हो रही है, कुछ ना कुछ लिंक बना लीजिए। पुडुचेरी, पुडिंग बहुत खाओगे डायबिटीज़ होगी। तो इस तरह से थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 25 to 26.4% लोगों को डायबिटीज़ हो रही है। ओके, डायबिटीज़ जो है इंडिया के अंदर, डायबिटिक्स आपको 101 मिलियन इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे। प्री डायबिटिक यानी उनमें संभावना है डायबिटीज़ होने की, ऐसे लोग 136 मिलियन हमारी पूरी आबादी में डेटा के हिसाब से पाए गए। बाकी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ देख लो। हाई ब्लड प्रेशर भी राइज पे है, 315 मिलियन लोगों को। ओबेसिटी यानी ज़रूरत से ज़्यादा जो मोटापा होता है, आपके BMR, बॉडी मास रेशो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग BMR यही होता है ना, कि आपकी हाइट वगैरह के मुकाबले आपका वेट कितना होना चाहिए। तो 254 मिलियन लोग ओबीस पाए गए, यानी ज़रूरत से ज़्यादा मोटे पाए गए। हाई LDL कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल आपकी जो बॉडी के अंदर है, यानी जो आपकी आर्टरीज होती है उनके अंदर फैट डिपोजिशन कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसको, जम जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है उसमें रुकावट आती है और धीरे धीरे इससे अटैक और ये सारी
सिचुएशंस बन सकती हैं। 185 मिलियन इंडिविजुअल्स में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी LDL कोलेस्ट्रॉल पाया गया। नाउ व्हाट इज दिस LDL? इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और ये आर्टरीज के अंदर बिल्डअप करता है और ब्लड की सर्कुलेशन को रोकता है। फाइन, चलिए, सो ये पूरा रिपोर्ट का क्रक्स रहा। इंडिया बीट चाइना इन लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। तो हमारा रोड नेटवर्क इतना बड़ा हो गया है कि हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंडियाज रोड नेटवर्क ग्रू 59% इन लास्ट 9 years। हमने जो एक्सप्रेसवेज बनाए हैं, हाईवेज पे जो काम चल रहा है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो चल रही है, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी जो चल रही है, उन सब के चलते हमारा जो रोड नेटवर्क है पिछले 9 सालों में 59% तक बढ़ा है, क्लोज टू 60% बढ़ा है, विच इज कमेंडेबल। तो अब इसी को आगे देखते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड इंडिया का। तो हमसे आगे कौन है? बस यूनाइटेड स्टेट्स, US ही हमसे आगे है। सेकेंड नंबर पे हम आ गए हैं। इन 13-14 टोटल जो लेंथ थी ना हमारे हाईवेज की वो 91,000 कुछ किलोमीटर्स थी, लेकिन अब वो बढ़ करके 22-23 में 1,45,000 समथिंग किलोमीटर्स हो गई है। ठीक, देन टोटल लेंथ जो हमारे एक्सप्रेसवेज की है वो है 4,219 किलोमीटर्स एज पर दिस रिपोर्ट। टोटल लेंथ जो हमारे नेशनल हाईवेज की है वो 59% तक, ये हमने देख ही लिया। फास्टैग जो है उससे हमारा जो टोल कलेक्शन रेवेन्यू है वो भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जब हाईवेज बन रहे हैं और फास्टैग आ गया यानी कि ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा टोल, तो उससे रेवेन्यू कलेक्शन भी बड़ा है, जिसको और यूज़ कर करके एक्सप्रेसवेज वगैरह बनाए जा रहे हैं। वेटिंग टाइम जो टोल प्लाजा पे है वो भी रिड्यूस हो गया है। पहले 734 सेकंड हुआ करता था 2014 में, जो अब घट करके 47 सेकंड रह गया है 2023 में। तो हाईवे से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट इन्होंने बता दिए कि हमारा नेटवर्क बढ़ा है, हमारे नंबर ऑफ किलोमीटर्स जो रोड के हैं वो बढ़ गए हैं, फास्टैग की वजह से जो पैसा आ रहा है टोल से वो बढ़ गया है, जो वेटिंग टाइम है वो कम हो गया है। UAE emerged as 4th largest investor in India during financial year 23. So UAE United Arab Emirates 4th largest investor है जिसने इंडिया में अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रखा है। So अब क्वेश्चन आता है कि भाई इनसे पहले और कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं। तो अगर उस पर आने से पहले और देख लेते हैं। गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से UAE 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर रहा। एंड ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया? ऑब्वियसली पिछले साल भर में इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़े हैं UAE के इंडियन प्रोजेक्ट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि UAE के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी इंडिया का हुआ था, जिसकी वजह से भी इसमें बूस्ट आना का ट्रेंड दिखा। देन अगर हम बात करें टॉप 3 कौन है, तो सबसे ज़्यादा सिंगापुर टॉप इन्वेस्टर इन फाइनेंशियल ईयर 23 की बात की जा रही है। ये तो सिंगापुर ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, उसके बाद मॉरिशस, US एंड UAE। तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप आपको देखने को मिल रहा है। सिंगापुर 17.2 बिलियन $, देन मॉरिशस, US एंड UAE। और जो UAE है उसने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं मेनली कौन से सेक्टर्स में देखने को मिलेंगे, तो सर्विसेज, सी ट्रांसपोर्ट, पावर, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी unveils list of critical minerals for India। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस जो हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने एक लिस्ट निकाली है क्रिटिकल मिनरल्स इन इंडिया की। उसके अंदर 30 मिनरल्स इन क्रिटिकली जो मिनरल्स हैं हमारे लिए, यानी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, उनकी पूरी एक लिस्ट इशू की गई है। एंड इंडिया की जो परस्यूट है सेल्फ रिलायंस एंड सिक्योरिटी की इन मिनरल रिसोर्सेज, सो उसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप माना गया है इसको, कि क्योंकि आपने मिनरल की लिस्ट निकाली है, फिर हम देखेंगे हम कितने इसमें रिलायंट है नहीं है, सेल्फ रिलायंट है या नहीं है। और नेट जीरो टारगेट्स हमारे जो है कि भाई जो मिनरल्स वगैरह हैं हमें इंपोर्ट ना करने पड़े, हम खुद सेल्फ रिलायंट बन सकें। तो इस तरह की सारी बातें जो हैं, हमारी जो विजन है उसको अलाइन करने में हेल्प मिलेगी। सो बेसिकली जब तक आपने लिस्ट इशू नहीं की है कि क्रिटिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तब तक आप आगे कुछ भी प्लान और स्ट्रेटजाइज नहीं कर सकते हो। अब जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसकी पूरी लिस्ट है, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पे उठा लीजिएगा। एंटीमनी, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, ये सब इन क्रिटिकल लिस्ट के अंदर शामिल थे। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 हो गई है रिलीज। सो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क हमारे जितने भी इंडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रैंक करने के लिए और उनके बाद उनकी रेटिंग निकाली गई है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स राजकुमार रंजन सिंह, उन्होंने रिलीज किया NIRF रैंकिंग 2023 और उसके हिसाब से टॉप इंस्टीट्यूशन कौन सा आया है,
ओवरऑल कैटेगरी में, मतलब अलग अलग सब कैटेगरीज नहीं, ओवरऑल बेस्ट इंस्टीट्यूशन किसको बताया गया है? IIT मद्रास। IIT मद्रास हैज़ कम एज द टॉप कॉलेज, और ये 5वीं साल लगातार ऐसा हुआ है। इसी के साथ साथ इसको बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कैटेगरी में भी टॉप पे रखा गया, और ये 8वीं साल लगातार टॉप पे बना रहा। सो IIT नॉट M, सॉरी, IIT मद्रास, IIT M बोलना चाह रही थी मैं, IIT मद्रास। अब अगर हम इंडिविजुअल कैटेगरी की बात करें, टॉप रिसर्च कैटेगरी, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर रिसर्च कैटेगरी में सबसे ऊपर है। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के अंदर IARI, देन टॉप मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद, एंड मेडिकल कॉलेज में एम्स दिल्ली। तो ये सब इंडिविजुअल कैटेगरी हो गई। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, बेस्ट यूनिवर्सिटी, ये बेस्ट कॉलेज था, है ना, टॉप कॉलेजेस IIT मद्रास। बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो IISc बैंगलोर को टॉप पे रखा गया है, और उसके बाद JNU और मालिया इस्लामिया है, जामिया मालिया इस्लामिया। तो ये ओवरऑल रैंकिंग है, जैसा आप देख सकते हो। तो टॉप पे ओवरऑल रैंकिंग के अंदर आपको एक तो हमने देख ही लिया IIT मद्रास, सेकंड नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, थर्ड पे IIT दिल्ली है। ऑलराइट, मूविंग फर्दर, द एशिया रैंकिंग 2023, द एशिया रैंकिंग, द हायर एजुकेशन, ये THE जो है ना, ये वो आर्टिकल वाला द नहीं है, AN, द हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल में एशिया लेवल पे रैंकिंग्स इशू की गई, और उसमें IISc बैंगलोर टॉप यूनिवर्सिटी में शुमार हुआ। तो अब हम इंटरनेशनल रैंकिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। तो द एशियन रैंकिंग्स आ जाइए। टाइम्स एशिया, टाइम्स जो है उसकी तरफ से, ग्रुप की तरफ से ये रैंकिंग्स निकाली जाती हैं। 2023 में IISc इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ऊपर पाया गया। और हमने भी देखा यूनिवर्सिटी में IISc बैंगलोर ने टॉप किया NIRF की रैंकिंग में, तो वहीं से आप इसको कोइंसाइड कर सकते हो। 18 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 200 में अपनी जगह बना पाई एशिया लेवल पे एज पर दिस रैंकिंग, और 1 यूनिवर्सिटी है जो टॉप 50 में रही, वो IISc बैंगलोर है, 48 नंबर का इसका रैंक रहा। अगर हम बात करें कि सबसे फर्स्ट नंबर पे एशिया में, हमारी तो 48 नंबर पे आई है, फर्स्ट नंबर पे कौन सी आई है? तो चाइना की टिंगशुआ, कैसे आप इसको प्रोनाउंस करोगे, सिंगुआ यूनिवर्सिटी टॉप। मैं प्रोनाउंसिएशन पे बहुत फोकस नहीं करती हूँ इनके, बिकॉज एनीवेज बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, आपको MCQ आएंगे, आपको टिक करना है। तो सिंगशुआ कर लीजिए इसको, या सिंगुआ कर लीजिए, सिंगुआ यूनिवर्सिटी टॉप किया है। पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि यूजुअली ऊपर रहती थी, पेकिंग यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर पे आई है, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर थर्ड नंबर पे आई है। पिछले साल जब हमने रैंकिंग्स की थी ना, पेकिंग ऊपर रहती थी। सो टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज इस रैंक में, इस पूरी रैंकिंग में कौन कौन सी देखी गई? IISc बैंगलोर हमने देख लिया, एशियन लेवल पे 48 रैंक पे है, इंडियन में आगे है। फिर JSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च हो गया, शूरन यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेस 77 नंबर पे। तो टॉप 200 में कितनी यूनिवर्सिटीज है इंडिया की तरफ से? 18। आगे चलते हैं। अभी हमने बात की थी एशियन रैंकिंग की, अब हम बात करेंगे द इम्पैक्ट रैंकिंग 2023। नाउ व्हाट आर दिस इम्पैक्ट रैंकिंग? ये भी द हायर एजुकेशन की है। तो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जिन्होंने इम्पैक्ट डाला है, यानी कि जो UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे उनकी तरफ कितना कंट्रीब्यूट किया है, उनके हिसाब से कितना फंक्शन किया है, उसके बेसिस पर रैंकिंग है। तो ये फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल परफॉर्मेंस टेबल है जिसमें कि यूनिवर्सिटीज़ को UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे असेस किया गया, और इसमें 1591 यूनिवर्सिटीज़ जो है 112 कंट्रीज में से उनको रैंक किया गया। ऑलराइट, नाउ एज पर इट अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर इंडिया की टॉप प्लेस यूनिवर्सिटी आई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर, सो इंडिया से दिस यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड इन द इम्पैक्ट रैंकिंग। इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, और ग्लोबली इसको कौन सा रैंक मिला है? 52 नंबर पे आया है। अदरवाइज ओवरऑल, ये तो इंडिया की बात हो गई, ओवरऑल कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी हैज टॉप दीज रैंकिंग्स। Now, coming forward to QS World Ranking 2023, क्वाकर रैली साइमंस भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करता है, और उसके बेसिस पे IIT बॉम्बे जो है वो 149th रैंक पे आया है। IIT मुंबई 149th रैंक। अकॉर्डिंग टू 20th QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, IIT मुंबई 149 रैंक पे है। MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि US के अंदर है, वो टॉप रहा 12th कंसेक्यूटिव ईयर QS वर्ल्ड रैंकिंग्स में, क्वाकर रैली साइमंस की। गॉट इट? देन UK की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सेकंड रही, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थर्ड रही। इंडिया
सेवेंथ मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री रहा, यानी कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ कौन से कंट्री की रही, उसके बाद कौन से कंट्रीज़ की रही, उसके बाद कौन से कंट्रीज़ की रही, तो हम सेवेंथ नंबर पे रहे और 45 यूनिवर्सिटीज़ हमारी टोटल रैंक की गई QS वर्ल्ड रैंकिंग्स के अंदर। सो टॉप 10 का लिस्ट आपको यहाँ दिया हुआ है, एक बार नज़र मार लीजिएगा। IIT मुंबई जो हमने यहाँ पे अभी देखा था, एंड उसके बाद IIT दिल्ली, IISc बैंगलोर। ट्रेंड मोरलेस यही रहता है, जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो हर जगह अच्छे दिखेंगे आपको, इंडिया में भी दिखेंगे, एशिया में भी दिखेंगे, वर्ल्ड पे भी दिखेंगे। इंडिया में से तो एटलीस्ट टॉप पे वही रहेंगे ना, ग्लोबल रैंकिंग हो रही हो या एशियन रैंकिंग हो रही है, इंडियन रैंकिंग हो रही हो, इंडिया का टॉप तो वही रहेगा, वही एशिया में भी इंडिया की तरफ से टॉप पे रहेगा, वही वर्ल्ड में भी इंडिया की तरफ से टॉप पे रहेगा मोरलेस। इसलिए IIT मैड्रास हो गया, दिल्ली हो गया, IISc बैंगलोर हो गया, यही खेलते रहता है राइट। चलिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन फोर्ब्स ग्लोबल 2000 टॉप कंपनीज? तो फोर्ब्स ग्लोबल 2000 टॉप कंपनीज में रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या रैंक है? 45th नंबर पे। फोर्ब्स के जो टॉप 2000 कंपनीज हैं उनमें रिलायंस 45th नंबर पे आया है। SBI ने भी अपनी जगह बनाई है 77 नंबर पे। तो ये दोनों का नाम आप ध्यान अगेन रखेंगे। सो 4 मीट्रिक्स यानी 4 पैरामीटर्स थे जिनके बेसिस पे जज किया गया, सेल्स, प्रॉफिट्स, एसेट्स और मार्केट वैल्यू कितनी है। तो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज 8 पॉइंट्स ऊपर गई है और 45th रैंक पे पहुंच गई है। एंड इसके बाद SBI मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल 55 इंडियन फर्म्स हैं जो कि इस 2000 की लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना पाई हैं। टॉप पे रहा अमेरिका का बिगेस्ट बैंक JP मॉर्गन जो कि लार्जेस्ट बैंक है US का, वो इस फोर्ब्स ग्लोबल 2000 कंपनीज में टॉप पे रहा। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज, सो टाइम मैगजीन की तरफ से 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट आई और 2 इंडियन कंपनीज ने अपनी जगह 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में बनाई है। सबसे पहला आता है मीशो ऐप, जो कि जो फीमेल्स है उनमें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर, और दूसरा है NPCI। सो ये जो दोनों हमारी कंपनीज हैं इन्होंने पायनियर कैटेगरी के अंदर अपनी जगह बनाई है। पायनियर यानी किसी चीज़ की पहल करना। सो 5 कैटेगरीज के अंदर ये पूरी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज को डिवाइड किया गया। लीडर्स, डिस्ट्रप्टर्स, इनोवेटर्स, टाइटन्स एंड पायनियर्स। हमने पायनियर्स के अंदर जीता है और हर एक कैटेगरी में 20-20 कंपनीज को लिस्ट किया गया, तो टोटल 100 कंपनीज हो गई। सो मीशो की बात करें तो बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है और मोस्ट डाउनलोडेड शॉपिंग ऐप इन द वर्ल्ड। हाँ, अलीबाबा सब पीछे रह गए, ठीक है। तो मीशो सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड ऐप इन द वर्ल्ड है और विदित आत्रे फाउंडर एंड CEO ऑफ मीशो हैं और ये बन जाएगा इम्पॉर्टेंट, विदित आत्रे। ओके, NPCI की अगर हम बात करें 2008 में RBI ने लॉन्च किया था और साथ में मिलके किसके साथ? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ। और डिजिटल पेमेंट्स जो है कंट्री में वो NPCI के आने के बाद में बहुत ज़्यादा फ्लरिश किए हैं, तो ये भी एक पायनियरिंग स्टेप हो गया। चलें जी आगे। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 रिलीज्ड। अब आप बोलोगे मैम स्लेवरी, तो ये कहाँ मजदूरी हो रही है? इस तरह की स्लेवरी यानी बंधुआ मजदूरी बोलेंगे आप उसको, बॉन्डेड लेबर होता है वो तो, हालांकि स्लेवरी यानी आपने गुलामी। तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 सामने आया है जिसमें 160 कंट्रीज की स्टडी की गई, 160 कंट्रीज की, और 2 पैरामीटर्स पे स्टडी की गई। फोर्स्ड लेबर कितना हो रहा है और फोर्स्ड मैरिजेस कितनी हो रही हैं। अभी भी ज़बरदस्ती शादियाँ और ज़बरदस्ती मतलब आपको लेबर करना है। तो ये जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है इसको प्रोड्यूस किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वॉक फ्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने मिल करके। और इसमें ये पता लगा कि इंडिया में 11 मिलियन जो है वो स्लेवरी का, इन 2 कैटेगरी की स्लेवरी का शिकार है और मॉडर्न स्लेवरी इसको कहा गया है। और 49.6 मिलियन पीपल पूरी दुनिया में इस मॉडर्न स्लेवरी का शिकार है। एंड 25% राइज आया है पिछले 5 सालों के अंदर। दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन कि जो फोर्स लेबर और फोर्स मैरिजेस हैं पिछले 5 साल में 25% बढ़ी है। हाईएस्ट प्रेवलेंस कहाँ देखा गया? नॉर्थ कोरिया, एरिट्रिया, मॉरिटानिया, सऊदी अरेबिया एंड टर्की। लोएस्ट प्रेवलेंस यानी कि ये जो मॉडर्न स्लेवरी है ये सबसे कम स्विट्जरलैंड में, नॉर्वे में, जर्मनी में देखी गई। इंडिया की अगर हम बात करें तो टॉप G20 कंट्रीज में आता है जहां फोर्स लेबर सबसे ज़्यादा है। सो नॉट जस्ट इंडिया, चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, टर्की और US, ये वो G20 कंट्रीज हैं जहां हाईएस्ट नंबर ऑफ फोर्स लेबर है। सो इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट।
ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 रिलीज्ड। लिवेबिलिटी यानी रहने के लिए आप कितना माहौल या इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसमें कौन कौन से एरियाज को देख करके रैंकिंग दी गई? हेल्थ केयर, एजुकेशन, कल्चर, स्टेबिलिटी व्हेन यूज्ड एज अ पैरामीटर, कि भाई आप कितने स्टेबल हो एज अ नेशन, एज एन इकोनॉमी एक्सेट्रा। सो ये 4 पैरामीटर्स पे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को आंका गया और इसको EIU यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने इशू किया है। टॉप पे कौन सी कंट्री रही जो कि सबसे ज़्यादा लिवेबल मानी गई कि भाई यहाँ बहुत बढ़िया तरह से रह सकते हैं? दैट इज़ वियना इन ऑस्ट्रिया। सो वियना, वीणा, यहाँ सुख की वीणा बजती है, हाँ भैया यहाँ रह लीजिए, यहाँ बहुत लिवेबल है। ऑस्ट्रिया की वियना। कोपेनहेगन सेकंड आया है, मेलबर्न थर्ड आया है। सबसे बॉटम पे कि भाई बिल्कुल लिवेबल नहीं माने गए हैं डेमास्कस जो कि सीरिया में है एंड ट्रिपोली जो कि लिबिया के अंदर है। डेमास्कस एंड ट्रिपोली, इन दोनों को बिल्कुल लीस्ट लिवेबल माना गया है। आ जाते हैं इंडिया पे। इंडिया की बात करें तो न्यू दिल्ली और मुंबई 141 पोजीशन पे है और चेन्नई 144 पोजीशन पे है लिवेबिलिटी इंडेक्स में। ठीक है, सो बस इतना ही है, चलो आगे। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन लीड जीरो सर्टिफिकेट ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। इंडिया रैंक फर्स्ट, इंडिया को पहला स्थान मिला है लीड जीरो सर्टिफिकेट ग्रीन बिल्डिंग जो प्रोजेक्ट है उसके केस में। सो नाउ व्हाट डज दिस इम्प्लाई? सो इसका ये मीनिंग हुआ कि हमने एनर्जी और एनवायरनमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा बढ़ना, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन सब की तरफ बहुत ज़्यादा काम किया है। सो अकॉर्डिंग टू ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंडिया रैंक्स फर्स्ट और इन ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, और हमने US और चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। लीड का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन लीड। और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम जो कोई प्रोवाइड करता है कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना रहे हो उसके साथ में आप एनवायरनमेंट का, एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह का कितना ध्यान रख रहे हो। तो हेल्दी, हाईली एफिशिएंट एंड कॉस्ट सेविंग ग्रीन बिल्डिंग्स बनाने के लिए दिया जाता है। बस चलो आगे। इंडिया रैंक 127th इन जेंडर गैप इंडेक्स 2023। आपसे जो किकस्टार्ट क्वेश्चन पूछा था कौन सा रैंक है इंडिया का जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर, सो 127, 1 2 7। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिलीज किया है। हमारा रैंक है 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। तो जेंडर गैप हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है अभी भी, है ना। जेंडर गैप मेल और फीमेल में अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, उनकी ग्रोथ को लेकर के, सारी चीज़ों में कितना ज़्यादा गैप आ रहा है। इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज उनका रैंक देख लेते हैं। बांग्लादेश में 59th रैंक है, अच्छा रैंक लिया है बांग्लादेश, हम 127 पे। भूटान, चाइना, पाकिस्तान हमसे पीछे है, बाकी तीनों हमारे पड़ोसी हमसे आगे चल रहे हैं। फॉर द 14th ईयर रनिंग आइसलैंड जो है वो टॉप पोजीशन पे है। तो यहाँ पे जेंडर गैप के बीच में आइस नहीं है, आइस ब्रेक हो रखी है जेंडर गैप की। ऐसे ध्यान रखेंगे कि आइसलैंड ने टॉप किया है 91.2% के साथ में। नॉर्वे सेकेंड है, फिनलैंड एंड स्वीडन फर्दर पोजिशंस पे है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। स्टार्टअप्स के लिए कितना इकोसिस्टम कोई भी कंट्री प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, उससे रिलेटेड पूरी रिपोर्ट है। देखते हैं इसको। स्टार्टअप जीनोम ने जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिसी मेकिंग एक्सेट्रा से रिलेटेड, उसने इशू किया है। इन डेप्थ एनालिसिस स्टार्टअप इकोसिस्टम का वर्ल्ड वाइड किया जाता है इस रिपोर्ट को सामने लाने से पहले। तो इसमें ये आया है कि भाई लीडिंग इकोसिस्टम्स कौन से हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स कहाँ दिख रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स को चैलेंजेस कहाँ फेस होंगे, तो कहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, कहाँ पे इकोसिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो सिलिकॉन वैली फर्स्ट नंबर पे आई है, सबसे बढ़िया स्टार्टअप इकोसिस्टम सिलिकॉन वैली का है। न्यूयॉर्क सिटी, लंदन दोनों सेकेंड नंबर पे रहे। और चाइनीज़ इकोसिस्टम ने थोड़ा डिक्लाइन देखा है, तो चाइना के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम में इस रिपोर्ट के हिसाब से गिरावट आई है। इंडिया की अगर हम बात करें, थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर US एंड चाइना। सो ये तो इंडिविजुअल शहरों की बात हो रही थी, ठीक है, दिस वाज अबाउट एट द कंट्री लेवल। जैसे सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क सिटी में जो है वो फर्स्ट आ गई, न्यूयॉर्क सिटी और लंदन सेकेंड रैंक पे आ गए। एज अ कंट्री अगर हम बात करें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड है, US और चाइना के बाद में। चाइना में थोड़ा डिक्लाइन आया पर फिर भी अभी हमसे आगे ही है। देन इंडियन इकोसिस्टम में अब अगर हम सिटीज़ की बात करें, जैसे हमने देखा सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क सिटी एक्सेट्रा, तो इंडिया ओवरऑल जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप का उसमें थर्ड नंबर पे है। लेकिन अगर हम सिटीज़ की बात करें तो टॉप करता है
ग्रोथ में, यानी कि जिसने 5 पोजीशन ऊपर आकर के हासिल की है, तो मुंबई, यानी कि उसने स्टार्टअप इकोसिस्टम में काफ़ी ग्रोथ दिखाई है। हालांकि इसका जो रैंक है वो बेंगलुरु और दिल्ली से नीचे है। तो बेंगलुरु जो है उसका 20th रैंक है, दिल्ली का 24th रैंक है, मुंबई 5 पोजीशन ऊपर आया 31st रैंक पे है, लेकिन ग्रोथ मुंबई ने काफ़ी अच्छी दिखाई है। अब अगर आप यहाँ देख सकते हो तो सिलिकॉन वैली टॉप पे है, लंदन न्यूयॉर्क सेकेंड नंबर पे आ रखे हैं, और उसके बाद लॉस एंजलिस, तेल अवीव, बॉस्टन, बीजिंग, इस तरह से। इंडिया रैंक 67th ऑन WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी कि आपने नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कितना ट्रांजिशन शो किया है, या कितने आपने सिस्टम बना लिए हैं इस ट्रांजिशन की तरफ मूव करने के लिए, उसके बेसिस पे रैंकिंग हुई और इंडिया का रैंक 67 रहा, और हमने काफ़ी अच्छा एक जंप देखा है। अभी विल बी गोइंग थ्रू इट। सो 120 कंट्रीज़ की स्टडी की गई, इंडिया ने 20 प्लेसेस का जंप लिया है, और अब हम 67 नंबर पे आ गए हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर। और इंडिया एंड सिंगापुर मेजर इकोनॉमीज़ हैं जिन्होंने ट्रांजिशन मोमेंटम दिखाया। मेजर इकोनॉमीज़ यानी कि जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है। तो ऐसे कंट्रीज़ जिन्होंने एनर्जी ट्रांजिशन में काफ़ी बड़ा जंप लिया है, उनमें 2 नाम आते हैं, एक आता है इंडिया और एक आता है सिंगापुर। 2021 में हमारी 87 पोजीशन थी और अब हमारी 67 पोजीशन है। स्वीडन टॉप पे रहा है, फॉलोड बाय डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड। पर इनको मेजर इकोनॉमीज़ में काउंट नहीं किया गया है, मेजर इकोनॉमीज़ में हमको बताया गया। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 रिलीज हो गया है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस यानी आप ग्लोबल लेवल पे कितने कॉम्पिटिटिव हो, आपके पास मतलब अभी पैरामीटर्स जो बताए गए वो हम देख लेंगे। 4 मेजर क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे कॉम्पिटिटिवनेस को डिसाइड किया गया, जैसे कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट कितनी एफिशिएंट है, आपकी बिजनेस एफिशिएंसी आपके यहाँ कितनी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर आपके यहाँ कैसा है। इन सब में अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आप ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेशन हो, और नहीं है तो आप कॉम्पिटिटिवनेस के केस में थोड़े नीचे ही हो। ओके, सो इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, नॉट इंडियन, सॉरी, इंटरनेशनल, IMD जो है उसने इसको रिलीज किया। इंडिया की 3 पोजीशंस कम हुई हैं। इंडिया हैज स्लिम्ड डाउन 3 पोजीशन, और अब हम 40th रैंक पे हैं आउट ऑफ 64। तो अब ये जो नीचे आए हैं, आप बोलेंगे मैम कॉम्पिटिटिवनेस, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की बात करें तो ये तो बढ़ रहा है, स्टार्टअप्स भी बढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिवनेस क्यों कम हो रही है? तो हमारा जो डिप दिखा, रैंकिंग के अंदर गिरावट दिखी, उसमें मेजर रीज़न गवर्नमेंट एफिशिएंसी को दिखाया गया है। बाकी सारी चीज़ें ठीक चल रही है, हमारी गवर्नमेंट एफिशिएंसी थोड़ी डाउन थी, इसलिए हमने 3 पोजीशन लूज कर दी। और डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड ये टॉप 3 प्लेसेस पे बने रहे। ओके, यूएस की अगर हम बात करें इसी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में, तो यूएस ने अपनी पोजीशन काफ़ी लूज की है। अगर आप देख सकते हो ईयर 2000 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टॉप पे था ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के अंदर। 2010 में जब ये आया तो ये 3rd पे आ गया, और अब आप देखेंगे तो इट हैज़ कम वेरी डाउन, राइट। और ये सारे आपको व्हाट एल्स, अब जो टॉप 3 कंट्रीज आपको दिख रही हैं वो यूरोप है। तो यूरोप कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अंदर काफ़ी अच्छा कर रहा है। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023 रिलीज। UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक ऐसा इंडेक्स रिलीज किया है जिसका नाम है जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, कि भाई अलग अलग जेंडर के लिए सोशल नॉर्म्स अलग अलग हैं क्या, या लोगों का पर्सपेक्टिव या साइकोलॉजी अलग अलग जेंडर को लेकर के क्या है। ओके, जिसमें 85% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को कवर किया गया, 85%, राइट। और इसका मेन रीजन क्या था, क्या जानना चाह रहे थे आप? टू कॉम्प्रिहेंड द सिस्टमैटिक डिसएडवांटेजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय गर्ल्स एंड विमेन वर्ल्ड वाइड। तो क्या डिसएडवांटेजेस या डिस्क्रिमिनेशन जो ये सोशल नॉर्म्स वगैरह के तहत, क्या डिसएडवांटेजेस और डिस्क्रिमिनेशन फीमेल्स को गो थ्रू करना पड़ता है, करना पड़ता भी है या नहीं करना पड़ता, इसका पूरा रिजल्ट इस रिपोर्ट से निकलने वाला था। तो इसमें बेसिकली लोगों का एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स वुमेन इन 4 डायमेंशन, 4 एरियाज में लोगों का एटीट्यूड, मेल्स का भी और फीमेल्स का भी, फीमेल्स के प्रति देखा गया। पॉलिटिकल एरियाज में विमेन को लेके आपकी क्या राय है, एजुकेशन, इकोनॉमिक फ्रंट एंड फिजिकल इंटेग्रिटी। तो इन 4 एरियाज में आपका क्या मानना है फीमेल्स को लेकर के। और इसमें जो रिपोर्ट का जो रिजल्ट आया वो काफ़ी शॉकिंग है। क्लोज टू 9 आउट ऑफ 10 मेन एंड विमेन, 10 में से करीब 9 आदमी औरतों को लगता है फंडामेंटल बायस अगेंस्ट विमेन, यानी कि वो बायस्ड है कि नहीं, विमेन कहीं ना कहीं सब एरियाज में नीचे है, होनी चाहिए। ओके, है या होनी चाहिए।
रिपोर्ट ने रिवील किया स्टैग्नेशन, एक शॉकिंग स्टैग्नेशन GSNI स्कोर, जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स का स्कोर ओवर द पास्ट डेकेड। 10 साल पहले जहां हम खड़े थे हमारी सोच को लेकर के, मेल और फीमेल दोनों, मैं सिर्फ मेल की या सिर्फ फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, तो एज अ सोसाइटी 10 साल पहले हमारा जो मानना था, आज भी हमारा ये जो सोशल नॉर्म इंडेक्स है मोरलेस वही रैंक या वही रेटिंग्स दिखाता है। ये रिपोर्ट बताती है कि अराउंड 92% लोगों, पर्टिकुलरली अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, 92% क्लोज टू इट पीपल इन इंडिया जस्टिफाई करते हैं इंटीमेट पार्टनर वायलेंस इन सम वे और बिलीव विमेन शुड नॉट हैव रिप्रोडक्टिव राइट्स, कि हाँ हो जाता है वायलेंस तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जस्टिफाई किया जाता है कि हाँ होना चाहिए या हो जाता है, हाँ हुआ है इस तरीके से। एंड विमेन को रिप्रोडक्टिव राइट्स नहीं होनी चाहिए, मतलब शी शुड नॉट डिसाइड हाउ मेनी किड्स टू प्रोड्यूस, नॉट टू प्रोड्यूस एट्सेट्रा। अराउंड 47% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया एक इकोनॉमिक बायस रखते हैं कि उनको राइट टू वर्क या देयर रैंक इन वर्क प्लेस क्या होना चाहिए, उनको काम का आज़ादी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उनका रैंक क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस पर भी 75% लोगों के बायसेस हैं। और जेंडर बायसेस डीपली इनग्रेन्ड है सोसाइटी में और जेंडर इक्वालिटी को हिंडर करते हैं। ये रिपोर्ट ये एम्फेसाइज करती है कि आज भी बहुत ज़्यादा बायस है फीमेल्स को लेकर के, जिसकी वजह से ग्रोथ रुकेगी। इंडिया ने 191 कंट्रीज में से 122 रैंक हासिल किया है इस में, जो कि रिफ्लेक्ट करता है अभी भी काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी दिखी जा रही है हमारी सोसाइटी में एट लार्ज, राइट। सो 191 कंट्रीज में से 122 रैंक, ध्यान रखिएगा। चलिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान अमंग ग्लोबल हंगर हॉटस्पॉट्स, UN की रिपोर्ट आई जिसमें ग्लोबल हंगर हॉटस्पॉट, जहां भूख बहुत है, वहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अगर हम हमारे नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल है जहां भूख ने अपना पैर फैला रखा है। रिपोर्ट का टाइटल है UN हंगर हॉटस्पॉट FAO WFP अर्ली वार्निंग्स ऑन अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। अक्यूट यानी बहुत ज़्यादा सिवियर। जून से नवंबर 2023 तक का ये आउटलुक है, अभी से लेकर आगे कि कहाँ कहाँ ये जो भूख है वो दिख सकती है और ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी कहाँ आ सकती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार हंगर हॉटस्पॉट्स में से हैं कि यहाँ हंगर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो सकती है। हाईएस्ट कंसर्न नेशन की बात करें तो अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सोमालिया, साउथ सूडान और येमेन मेजरली अफ्रीका नेशंस हैं। कुछ हमारे पड़ोसी हो गए, कुछ मिडिल ईस्ट हो गया। वेरी हाई कंसर्न के अंदर पाकिस्तान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इथियोपिया, कीनिया, कॉन्गो, सीरिया ये आते हैं। ठीक है, सो अब ये मैप देख लो, इससे समझ जाइए। ये इंडिया आपको दिख रहा है, इसके बाद ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान हो गया। ये देखिए अफ्रीका में काफ़ी सारे नेशंस हैं जिनको लिस्ट किया गया है एज हंगर हॉटस्पॉट्स। ये म्यांमार भी आ गया। सिप्री का एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट सामने, सिप्री की एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट आई है। सिप्री यूजुअली मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर या मिलिट्री से डील करती हुई रिपोर्ट्स ही सामने लेकर के आता है। सो सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इस बार की जो रिपोर्ट है उसमें जो एनुअल असेसमेंट आया उसमें हाईलाइट हुआ है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना उनमें इंक्रीज देखा गया है, क्योंकि जो कंट्रीज हैं वो मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन प्लान्स पर लगी हुई हैं, तो न्यूक्लियर वेपन्स में इजाफा हुआ है। सिप्री की रिपोर्ट ये बोलती है। 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स, 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स कौन से हैं फाइंडिंग के हिसाब से? USA, रशिया, UK, फ्रांस, चाइना, इंडिया भी इसमें है, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इसराइल, मतलब जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो न्यूक्लियर आर्म्ड हैं। ओके, फिर उनमें से 90% ऑफ ऑल न्यूक्लियर वेपन्स ये जो USA एंड रशिया हैं इनने पोजेस कर रखे हैं। सो US एंड रशिया दे पोजेस 90% ऑफ ऑल द न्यूक्लियर आर्म्स इन द वर्ल्ड। डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स, डिप्लॉयड यानी उन्होंने रेडी रख रखे हैं कि ज़रूरत पड़े तो फटाफट इस्तेमाल लिए जा सकते हैं, या फिर उन्होंने तैनात कर रखे हैं। तो ऐसे डिप्लॉयड वॉरहेड सबसे ज़्यादा USA ने कर रखे हैं, फॉलोड बाय रशिया, फ्रांस एंड UK। हमारे जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो डिप्लॉयड नहीं है, मतलब वो इनएक्टिव साइड में रखे हुए हैं, हम उनको इस्तेमाल करने के लिए प्लान्ड नहीं है कि भाई अभी बोला न्यूक्लियर वेपन डालना है चलो डाल दो, ऐसे हमने नहीं रख रखा है। टोटल इन्वेंट्री ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड, तो हमारे लिए तो इन्वेंट्री है, रशिया इज हाईएस्ट। तो इन्वेंट्री यानी कितने वॉरहेड्स हैं वो सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री रशिया के पास है, फिर USA और चाइना के पास। लेकिन अगर हम डिप्लॉयड वॉरहेड की बात करें तो USA के पास लार्जेस्ट है, फॉलोड बाय रशिया। कंट्री विथ नो डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड, नहीं भैया हमने डिप्लॉय नहीं कर रखे, हमने ना किसी के ऊपर तैनात कर रखे, ना हमने रेडी रख रखे, हमारे पास हैं, हमारे स्टॉक में रखे हुए हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो उन केसेस में कौन है? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इसराइल। और हमारा जो न्यूक्लियर वॉरहेड का स्टॉक पाइल है 164 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है हमारे पास, 164 न्यूक्लियर मिसाइल्स बोलो, वॉरहेड्स बोलो, वो हमारे पास है। ठीक
ठीक है, तो स्टॉक पाइल्स फॉर पोटेंशियल यूज, उसमें रशिया, यूएस, चाइना, फ्रांस, यूके, इंडिया, पाकिस्तान इस तरह से है। पाकिस्तान के पास 170 है, हमारे पास 164 है, चाइना के पास 410 है, यूएस, रशिया थोड़े बड़े खिलाड़ी हैं। The number of refugees globally stood at 35.3 million by the end of 2023. So number of refugees यानी कि शरणार्थी जो अपने देशों से किसी भी रीजन से निकले हैं और अब किसी और देश में उन्होंने शरण ली है, ऐसे रेफ्यूजीज का नंबर बढ़कर के 35.3 मिलियन हो चुका है बाय द एंड ऑफ 2022। ये यूनियन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज UNHCR जो है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से सामने आया है। इंक्रीज हुआ है बाय मोर देन 8 मिलियन, पिछले साल से रेफ्यूजीज का नंबर बढ़ गया है। एंड 52% जितने भी रेफ्यूजीज हैं ना वो सीरिया, यूक्रेन या अफगानिस्तान से आए हैं। सो यहाँ पे क्योंकि ऑफ कोर्स कंडीशंस जहाँ ठीक नहीं होंगी, जहाँ हमारी लाइफ सेफ नहीं होगी, वहीं से तो हम रेफ्यूज करने के लिए कहीं और जाएंगे, लेने के लिए कहीं और जाएंगे। तो ये आंकड़े आए हैं सामने। और अगर हम ग्लोबल ट्रेंड की बात करें तो 108.4 मिलियन फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड है वर्ल्ड वाइड, मतलब मजबूर हैं डिस्प्लेस होने के लिए। अब वो विद इन देयर नेशन हो सकते हैं कि भाई अपना घर छोड़ के कहीं और चले गए, लेकिन अपने ही कंट्री में हैं या किसी और कंट्री में चले गए हैं, लेकिन 108.4 मिलियन लोग हैं जो कि अपने घर से किसी न किसी रीजन से फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड हैं। ओके, ना एक लिस्ट है या एक रिपोर्ट है जिसमें से इंडिया को हटा दिया गया है ना। पहले इंडिया उसमें शामिल रहता था, अच्छी बात है हटा दिया है, बिकॉज ये रिपोर्ट अच्छा ट्रेंड नहीं दिखाती। तो ये रिपोर्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑन चिल्ड्रन। जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जिनमें हथियार वगैरह शामिल होते हैं, जिनमें वायलेंस होता है, उनमें उनका इम्पैक्ट बच्चों पे कहाँ कहाँ पड़ता है, कौन कौन से देश है जहाँ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है। उसमें इंडिया भी शामिल हुआ करता था, अब उसको इस लिस्ट से हटा दिया गया है। सो इंडिया रिमूव्ड फ्रॉम UNSC रिपोर्ट। क्यों था शामिल, क्यों हटा दिया है, देखते हैं। सो रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, फर्स्ट टाइम सिंस 2010 से पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने रिमूव किया है इंडिया को, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने नेशन में जितने भी बच्चे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेजर्स उठाए उसके चलते अब इसको रिमूव कर दिया गया। उससे पहले इंडिया को इस लिस्ट में रखा जाता था बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ऐसा एक्यूजेशन आया था गवर्नमेंट पे कि जो यंग बॉयज़ हैं उनको रिक्रूट किया जाता है और आर्म्ड फोर्सेस में उनको भर्ती करवाया जाता है और वो कहीं ना कहीं वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाते हैं। और 2022 में भी काफ़ी ज़्यादा वायलेशन चिल्ड्रन के अगेंस्ट इंडिया के ऊपर लगे, जम्मू एंड कश्मीर को ही लेकर के पर्टिकुलरली, और अब जाकर के हमारा नाम इस लिस्ट से हटा है। और कौन सी कंट्रीज है जिनमें हाईएस्ट नंबर ऑफ वायलेशन होता है कि बच्चों को आर्म कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनाया जाता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजराइल, पैलेस्टीन, सोमालिया, सीरिया, यूक्रेन, अफगानिस्तान, यमन। ये वो कंट्रीज हैं जहां कॉन्फ्लिक्ट में बच्चे बहुत उलझते हैं। ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये 25 साल पहले दिसंबर 1996 में UNGA ने पहली बार ये डिसाइड किया था कि भाई बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की कोई ना कोई पहल होनी चाहिए, और तब इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो काफ़ी सारे इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स थे इस महीने। यस, सब इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हमने मिस आउट नहीं किया है कुछ भी। तो ये पहला सेक्शन हो जाता है खत्म। अब दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ मूव करेंगे, स्पोर्ट्स। इस बार स्पोर्ट्स थोड़ा लाइट है, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स न्यूज़ नहीं है, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले माइलस्टोन क्वेश्चन। ओके, अब आगे जो भी पढ़ोगे उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है। अगेन इसका जवाब मिलेगा वीडियो में, आता है लेकिन आपको तो पहले ही लिख दीजिए, राइट। थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना, अरे वाह हमें इसका आंसर आता है, तो लिखोगे तो अच्छी बात है। इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर साइकोलॉजी दैट योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल, आप आंसर कर पा रहे हो। छोटे छोटे कॉन्फिडेंस के जो मोमेंट्स होते हैं ना, यही आगे जाकर के मेजर कॉन्फिडेंस बूस्ट देते हैं। So which country has won World's Squash Championship 2023 held in Chennai? I think 12 साल बाद वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप हुई थी और चेन्नई ने होस्ट की, और उसमें विजेता कंट्री कौन सी रही? चेन्नई में आयोजित विश्व स्क्वॉश चैंपियनशिप में किस देश ने जीत हासिल की है? आंसर आपको लिखना है। ऑलराइट, सो स्टार्टिंग विथ द फील्ड ऑफ टेनिस। Novak Djokovic wins French Open, claims 23rd Grand Slam title। तो 23rd नंबर का ग्रैंड स्लैम टाइटल यानी इंडिविजुअल, जैसे कि US ओपन या फ्रेंच ओपन या विम्बलडन या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन, जब इंडिविजुअल जीतते हैं उसको टाइटल, ग्रैंड स्लैम टाइटल कहा जाता है। चारों जीत लिया आपने तो आप ग्रैंड स्लैम जीत चुके हो कहा जाता है। ठीक है, तो नोवेक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन जीत लिया है, जिसको रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं, और इसके साथ 23 नंबर के इन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम कर लिया। हाईएस्ट हैं किसी भी मेल खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी के द्वारा। राफेल नडाल का भी इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है।
और राइट, सो इन्होंने हराया कैस्पर रूट को इन द फाइनल्स। और नोवाक जोकोविच कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से बिलोंग करते हैं। पहले पुरुष, फर्स्ट मेन टू विन 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल। और फ्रेंच ओपन की बात करें तो एक तीसरा फ्रेंच ओपन है जो कि इन्होंने जीता है। राफेल नडाल, जिनका कि ओल्डेस्ट पर्सन टू विन रोलैंड गैरोस, ये उनका रिकॉर्ड भी था, तो वो भी अब नोवाक जोकोविच ने ब्रेक कर दिया है। एंड फर्स्ट पर्सन टू विन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम इवेंट्स एटलीस्ट 3 टाइम। चारों यानी ग्रैंड स्लैम 3 बार जीतने वाले भी पहले पर्सन बन जाते हैं। विमेन सिंगल्स की अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन की, तो ईगा श्वाइटेक जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं, उन्होंने जीता है और उन्होंने हराया है कैरोलाइना मुशोवा। मोस्ट मेंस ग्रैंड स्लैम टाइटल्स किसके नाम दर्ज हो गए? नोवाक जोकोविच के नाम हो गए 23, 22 राफेल नडाल के पास हैं, 20 रॉजर फेडरर एंड पीट सैम्प्रास। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, पीट सैम्प्रास को देखा करते थे, सो उनके नाम 14 दर्ज है। नाउ कमिंग ओवर टू बैडमिंटन, इंडोनेशियन ओपन जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ, उसमें हमारी जो ये जोड़ी है सुपर 1000 में का कोई एक मैच जीतने वाली पहली बार इंडिया से कोई जोड़ी आई है। अब देखते हैं। इंडियाज रानकी रेड्डी एंड शेट्टी। सो सात्विक साईराज रानकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी जो हैं, उन्होंने इंडोनेशियन ओपन टाइटल अपने नाम कर लिया है, डबल्स का ऑब्वियसली, है ना। सो रेनिंग वर्ल्ड चैंपियंस आरन शिया एंड सू विक जो है मलेशिया की टीम को इन्होंने हराया है, जो कि नंबर 1 टीम डबल्स के अंदर थी। जकार्ता के अंदर ही इंडोनेशियन ओपन हुआ और पहला डबल पेयर फ्रॉम इंडिया बन जाता है जिसने सुपर 1000 इवेंट जीता हो। अब आप बोलोगे मैम इंडोनेशिया ओपन टाइटल जीता है या सुपर 1000 इवेंट जीता है? सो इंडोनेशिया ओपन टाइटल जो है वो सुपर 1000 का ही पार्ट है। सुपर 1000 के अंदर एक्चुअली मलेशियन ओपन, ऑल इंग्लैंड ओपन, चाइना ओपन और इंडोनेशियन ओपन आते हैं। तो ये चारों ही सुपर 1000, तो आपने चारों जीत लिए तो आप सुपर 1000 पूरा जीत जाते हो, वरना आप इंडिविजुअल इवेंट जीतते हो। और इसी साल से यानी 2023 से ही मलेशियन ओपन जो है उसको सुपर 1000 का हिस्सा बनाया गया। इससे पहले मलेशियन ओपन को नहीं कंसिडर किया जाता था। चलिए, इंडियन मेंस सीनियर फुटबॉल टीम विंस इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023। सो इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो था वो हमारी मेंस टीम ने जीत लिया है, और ये हम फुटबॉल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। और इसी में सुनील छेत्री जो है उन्होंने गोल करके और अपना जो काउंट है वो आगे बढ़ाया। अभी देखते हैं। सो इंडिया ने किसको हराया? लेबनान को हराया। कहाँ हुआ ये सुपर कॉन्टिनेंटल, नॉट सुपर कॉन्टिनेंटल, सॉरी व्हाट इज रॉन्ग विद मी, इंटरकॉन्टिनेंटल जो कप है वो कहाँ हुआ? कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर के अंदर हुआ। फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री, उन्होंने 87th इंटरनेशनल गोल अपना किया और उनकी टोटल 137 इंटरनेशनल अपीयरेंसेस इस मैच के साथ में दर्ज हो गए। एंड ये वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट गोल करने वाले एक्टिव प्लेयर हैं जो कि अभी खेल रहे हैं। एक्टिव का मतलब ये होता है, सो 3rd हाईएस्ट गोल स्कोरर अमंग एक्टिव प्लेयर्स। इनके आगे कौन है? 2 खिलाड़ी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्टुगल के एंड लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के। 3rd नंबर पे इंडिया के सुनील छेत्री। फीफा वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा? तो वो घोषणा हो गई है। इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन जेदा सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया। सो किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम एंड प्रिंस अब्दुल्ला अल फैजल स्टेडियम के अंदर, जेदा सिटी सऊदी अरेबिया के अंदर फीफा क्लब वर्ल्ड कप है। अब ये ध्यान दीजिएगा, फीफा वर्ल्ड कप की बात नहीं की जा रही है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप। क्लब्स जो होते हैं ना अलग अलग, जैसे अल निसार क्लब है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड है, इस तरह से जो भी क्लब्स होंगे उनका वर्ल्ड कप है ये, और ये होगा सऊदी अरेबिया के जेदा सिटी में। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी था। सऊदी अरेबिया विल होस्ट द एशियन कप इन ईयर 2027 ऑल्सो। इंडिया लूज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टू ऑस्ट्रेलिया। सो पिछले वीडियो में जब मैं आपको नेशनल न्यूज़ पढ़ा रही थी, जाते जाते मैंने आपसे साइनिंग ऑफ क्वेश्चन किया था कि कौन सी टीम है जिसने अपना पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है और इंडिया को हराया है उसमें। आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गया है फिनाले के अंदर। ऑस्ट्रेलिया बीट इंडिया बाय 209 रन्स टू क्लिंच मेडन यानी पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टाइटल। और ये कहाँ हुआ? कैनिंगटन ओवल इन लंदन के अंदर ये खेला गया। प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड को घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया बिकेम द फर्स्ट टीम टू विन ऑल ICC टाइटल्स।
सारे आईसीसी टाइटल जिसमें टेस्ट फॉर्मेट आ गया, वनडे फॉर्मेट आ गया, T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट आ गया, ये तीनों जीतने वाले टीम कौन सी बन गई? ऑस्ट्रेलिया बन गई। एशिया कप 2023 टू बी प्लेड इन पाकिस्तान एंड श्रीलंका। पहले जो क्रिकेट एशिया कप 2023 होना था वो सिर्फ पाकिस्तान में होना डिसाइड हुआ था, लेकिन अब इसको हाइब्रिड मोड पे पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों में खेला जाएगा। कुछ मैचेस यहाँ होंगे, कुछ मैचेस वहाँ होंगे। बस इतनी सी न्यूज़ है, ये अगस्त सितंबर में खेला जाना है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 शेड्यूल हो गया है अनाउंस। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जो होगा तो कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा। और जो इनॉग्रल मैच है वो किसके बीच होगा? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में 5 अक्टूबर को होगा। सो अक्टूबर में स्टार्ट होगा पूरा वर्ल्ड कप। पहला जो मैच है वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड खेलेंगे। इंडिया अपना पहला मैच किसके साथ खेलेगी? इंडिया अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी 8 अक्टूबर। डेट याद रखने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं आपको। सेमीफाइनल्स जो होंगे वो मुंबई और चेन्नई होस्ट करेगी और जो फिनाले होने वाला है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर होगा, ये ध्यान रख लो। और इंडिया होस्ट रहेगी। फर्स्ट मैच न्यूजीलैंड इंग्लैंड के बीच में खेला जाएगा। झूलन गोस्वामी, इयान मॉर्गन एंड हीदर नाइट जॉइंड MCC कमिटी। सो MCC इज व्हाट? MCC इज मेलबर्न क्रिकेट कमिटी। कहीं लिखा है हमने? पता नहीं, कहीं लिखा होगा, देख लेना, नो प्रॉब्लम। सो MCC कमिटी जो है उसमें झूलन गोस्वामी, इयान मॉर्गन और हीदर नाइट ये ज्वाइन करेंगे एंड उसको MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमिटी WCC नाम दिया गया है। व्हाट एल्स? मेलबर्न क्रिकेट क्लब, ये लिखा है ना, मेलबर्न क्रिकेट क्लब। देन बस दैट्स इट। इस कमिटी के अंदर जो करंट या फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, अंपायर्स एक्सेट्रा होते हैं वो आते हैं। एंड झूलन गोस्वामी 2022 में रिटायर हुई थी इंटरनेशनल क्रिकेट से। ओके, सो अब बात कर रहे हैं हम एशिया कप हॉकी एशिया कप में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। ये जूनियर्स में हम बात कर रहे हैं। सो जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान मेंस के अंदर। अब आप बोलोगे मैम ये जूनियर क्यों पढ़ा रहे हो? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। अगर हम कोई एशिया कप लेकर के आते हैं, वर्ल्ड लेवल पे कोई कप लेके आते हैं, वो जूनियर टीम भी हो, तो एक बार तो आपको अपने नज़रों में डालना ही पड़ेगा इस न्यूज़ को, ठीक है? क्योंकि आप बिल्कुल शॉर्ट होकर नहीं बैठ सकते कि मैम अच्छा अंडर 20 है या जूनियर है तो नहीं पूछा जाएगा। नहीं, अगर इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बड़ा लेकर के आए हैं तो पता होना चाहिए। सो इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान टू विन मेंस जूनियर एशिया कप हॉकी इन 2023। कहाँ हुआ ये? तो स्टेडियम का नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इस केस में, लेकिन फिर भी देख लो, सुल्तान कबूस यूथ कॉम्प्लेक्स स्टेडियम, सलाला, ओमान के अंदर ये खेला गया। ये इंडिया का 4th टाइटल है और सबसे ज़्यादा टाइम हम सक्सेसफुल एक टीम जिसने कि ये टाइटल जीते हूँ वो इंडिया ही रही है, फॉलोड बाय पाकिस्तान। इंडिया विंस मेडन टाइटल ऑफ विमेंस जूनियर एशिया कप 2023 हॉकी ऑल्सो। तो हम जूनियर मेंस भी लेकर के आए हैं एशिया कप हॉकी में और विमेंस भी लेके आए, और विमेंस पहली बार ये टाइटल हमने अपने नाम किया है। सो हमने हराया रिपब्लिक ऑफ कोरिया को। वहाँ हमने पाकिस्तान को हराया था, यहाँ हमने रिपब्लिक ऑफ कोरिया को हराया है, ठीक है जी। और वो हुआ था ओमान के अंदर, ये हुआ है जापान के अंदर। तो इस तरह से कंपैरेटिव करके याद रखोगे, फटाफट याद रह जाएगा। इजिप्ट वन वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप आफ्टर डिफीटिंग मलेशिया। तो जो मैंने आपसे अभी माइलस्टोन क्वेश्चन किया था कि वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप 2023 कौन सी कंट्री ने जीती है? इजिप्ट ने जीती है। ये चीज़ें याद रखने के लिए छोटा सा हिंट तो भाई, इजिप्ट में क्या होता है? पिरामिड्स होते हैं ना, पिरामिड से हम इजिप्ट को याद रखते हैं। तो बस देख लो, पीछे बहुत बड़ा पिरामिड है, उसके आगे स्क्वॉश खेल रहे हो, उसी की दीवार पे मार मार के स्क्वॉश खेल रहे हो, बस याद हो जाएगा, कहीं नहीं जाना दिमाग से। एक छोटा सा पिक्चर, तो इस तरह से आप अपने निमोनिक्स थोड़ी बना लिया करो, है ना। मैं अगर निमोनिक्स पढ़ाने जाऊंगी तो ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी होती है, बिकॉज सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करनी है और डबल हो जाएगी। इसलिए जहाँ इंपॉर्टेंट होता है शुरू के वीडियोज़ में, वहाँ तो मैं दे देती हूँ क्योंकि सीधे सीधे फैक्ट्स होते हैं, यहाँ थोड़ा डिस्कशन होता है, सो आई अवॉइड निमोनिक्स। चलो, सो इजिप्ट ने वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप जीता है, मलेशिया को हराया है। किसको हराया भाई? मलेशिया को हराया है। और 3rd प्लेस इंडिया और जापान ने जॉइंटली अचीव किया। तो इंडिया होस्ट भी था। ये जो वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप है चेन्नई इंडिया के अंदर ही हुई। हम 3rd प्लेस पे यानी ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए हैं और 12 साल के बाद इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया गया है। ऑलराइट, इंडियाज फर्स्ट एवर ब्रॉन्ज मेडल किसने लिया है? भवानी देवी ने लिया है। किस में लिया है? फेंसिंग में लिया है।
और एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में लिया है। ठीक है, सो एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप के अंदर इंडिया ने पहली बार कोई मेडल हासिल किया है टॉप 3 के अंदर। सो हम ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए हैं एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप। और फेंसिंग का नाम आता है तो कौन सी फीमेल का नाम आता है? भवानी देवी का नाम सामने आता है। इन्हीं से जुड़ी हुई न्यूज़ आप फटाफट पढ़ लेते हैं। भवानी देवी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन, नॉट फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट इंडियन टू विन ब्रॉन्ज मेडल एट एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप, जो कि कहाँ हुई? चाइना के अंदर हुई। एंड ये ओलंपियन भी हैं। और बस उसके अलावा इन्होंने किसको हराया? इन्होंने जापान की टीम को हराया है और ये पहला मेडल है इंडिया का एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप के अंदर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप? अब देखो, ये भी जूनियर वर्ल्ड कप है शूटिंग का, लेकिन हमने क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि हम फर्स्ट आए हैं। सो इंडिया ने टॉप किया है मेडल टैली में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप का। टोटल कितने मेडल लेकर के आए हैं हम? 15 मेडल लेकर के। हमारे बाद कोरिया और यूएसए का नंबर आता है। ऑलराइट, और ये कहाँ हुआ? ये जर्मनी के अंदर फिनाले खेला गया। इंडिया फिनिशेस स्पेशल ओलंपिक्स 2023 कैंप विथ 202 मेडल्स। सो स्पेशल ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए गए थे इस बार, और उसके अंदर कहाँ हुए? ये बर्लिन के अंदर हुए। सो स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर हमारा पूरा एक कंटिजेंट गया था, और टोटल कितने मेडल लेकर के हम आए हैं? 202 मेडल्स हम लेकर के आए हैं, जिसमें 76 गोल्ड शामिल है। ये जो पूरा स्पेशल ओलंपिक्स हुआ उसका मोटो क्या था? अनबीटेबल टुगेदर, साथ में हम अनबीटेबल हैं। दीक्षा डागर विंस रिकॉर्ड सेकंड लेडीज यूरोपियन टूर इवेंट टाइटल। दीक्षा डागर जो है उन्होंने दूसरी बार रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड बनाया है, दूसरी बार लेडीज यूरोपियन टूर टाइटल जीता है, जो कि गोल्फ के अंदर होता है। सो इनसे पहले अदिति अशोक जो है वो न्यूज़ में रहती थी, जैसे पिछले साल या उससे पिछले साल के अगर आप करंट अफेयर की बात करो तो वो ऐसी गोल्फर रही थी जिन्होंने 2 या 2 से ज़्यादा LET टाइटल्स जीते थे। LET इज़ व्हाट? लेडीज़ यूरोपियन टूर टाइटल। और उनके बाद अब दीक्षा डागर बनी है, और इन्होंने जो ये जीता है, कहाँ जीता है? सो टिपस्पॉट चेक लेडीज़ ओपन 2023 के अंदर ये जीता है। सो यूरोपियन टूर के अंदर अलग अलग मैचेस होते हैं जिनमें इन्होंने 2 टाइटल्स अपने नाम कर लिए हैं। शी डिफीटेड थाईलैंड, और ये हरियाणा के झज्जर से बिलोंग करती हैं। कोलकाता टीम विंस फर्स्ट विमेन कबड्डी लीग फाइनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार कबड्डी लीग हुआ, और उसके अंदर टोटल कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया? ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, कहाँ हुआ? दुबई के अंदर हुआ। ओके, देन कौन सी टीम जीती? तो उमा कोलकाता जीती। किसको हराया? यानी सेकंड नंबर पे कौन आई? तो पंजाब पैंथर्स आई। पूरे नाम याद करना, और इन टीम्स के नाम याद रख सको तो अच्छी बात है, नहीं रख सको तो कोई बात नहीं। सो इनॉग्रल एडिशन फर्स्ट एवर विमेंस कबड्डी लीग का शबाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब दुबई के अंदर हुआ, जिसके अंदर उमा कोलकाता जीती है और उनको 1 करोड़ रुपए का प्राइज मिला है। पंजाब सेकंड आई है। 12 दिन तक ये पूरा चला। 8 टीम्स ने इंडिया से पार्टिसिपेट किया, अलग अलग स्टेट्स के ऊपर नाम थे इनके। जनजातीय खेल महोत्सव, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जनजातीय खेल महोत्सव, पहला एडिशन जनजातीय खेल महोत्सव का ऑर्गेनाइज किया गया, और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया। 5000 से भी ज़्यादा ट्राइबल एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, और उसके अंदर ओवरऑल चैंपियंस के तौर पे ओडिशा जो कि होस्ट था उसी ने जीत हासिल की है। कर्नाटका फर्स्ट रनर्स अप रहा, झारखंड 3rd नंबर पे यानी सेकंड रनर्स अप रहा। ओडिशा, कर्नाटका, झारखंड। चलो आगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 कंक्लूडेड इन वाराणसी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, सो यूनिवर्सिटी गेम्स खेलो इंडिया के 2022 के जो कि अब ऑर्गेनाइज हो रहे थे वो कंक्लूड हो गए हैं वाराणसी के अंदर, और ये 3rd एडिशन था जो कि IIT बनार और BHU जो है कैंपस वाराणसी में, वहाँ पे हुआ। ओवरऑल चैंपियन पंजाब यूनिवर्सिटी रही, पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पे रही। सेकंड कौन आई? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। 3rd कौन आई? जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका की। तो यस, फर्स्ट 3 याद रखने पड़ेंगे, एग्जामिनर पूछ सकता है। सो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की, गुरु नानक और जैन यूनिवर्सिटी टॉप 3 रहे। मैस्कॉट का क्या नाम था? जीतू, और जो कि उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है, उसको रिप्रेजेंट किया गया।
देन हाँ, इस बार वाटर स्पोर्ट्स ने भी डेब्यू किया, यानी पहली बार ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थे उसमें वाटर स्पोर्ट्स देखा गया। और रोइंग, कौन सा वाटर स्पोर्ट ऐड हुआ? रोइंग को ऐड किया गया। गोवा सीएम प्रमोद सावंत लॉन्चेस मैस्कॉट फॉर अपकमिंग 37th नेशनल गेम्स। जो 37th नेशनल गेम्स अब आएंगे, 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स, उसका मैस्कॉट लॉन्च किया है गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने। वाई गोवा? बिकॉज गोवा होस्ट करेगा 37th नेशनल गेम्स। 36 होस्ट करने वाला था, नहीं होस्ट कर पाया, फिर गुजरात ने होस्ट किए थे। अब 37 जो है वो गोवा होस्ट करेगा। सो ये जो मैस्कॉट है इसका नाम है मोगा। मोगा क्या है? एक बाइसन है, बाइसन। ओके और ये गोवा से बहुत डिस्टिंक्टली जुड़ा हुआ है। देन अक्टूबर नवंबर में टेंटेटिव है कि भाई हो जाएंगे 37 नेशनल गेम्स। 36 एडिशन लाइक आई टोल्ड यू गुजरात में हुआ। और सबसे पहले नेशनल गेम्स कब हुए थे? अब दिस इज इंटरेस्टिंग। लाहौर के अंदर हुए थे, अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर 1924 में, 1924। इंडियन स्प्रिंटर अमलान बारगोहेन बैग्स 2 गोल्ड मेडल्स इन फ्लांडर्स कप 2023। फ्लांडर कप 2023 के अंदर जो अमलान बारगोहेन है उन्होंने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। और ये फ्लांडर्स कप कहाँ हुआ? बेल्जियम के अंदर हुआ। और ये स्प्रिंटर है, यानी भागते हैं, और जो 100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड है वो भी इन्हीं के नाम पे दर्ज है। Who has become the first woman from Tamil Nadu to climb world's highest peak Mount Everest? तमिलनाडु से पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है, तो उनका नाम क्या है? मुथामिज सेल्वी। मुथामिज सेल्वी। और ये टीचर हैं, जापानीज पढ़ाती हैं ये तमिलनाडु के अंदर। एंड शी हैज क्लाइम्ब माउंट एवरेस्ट। अब आ जाते हैं शॉर्ट न्यूज़ पे। जो न्यूज़ डिस्क्रिप्शन नहीं मांगती, सीधे सीधे आपको न्यूज़ पता होनी चाहिए, उसकी तरफ फटाफट मूव कर लेते हैं। मैक्स वर्स्टैपन विंस स्पेनिश ग्रैंड प्री। तो स्पेनिश ग्रैंड प्री, कनेडियन ग्रैंड प्री, दोनों मैक्स वर्स्टैपन ने जीते हैं। हर महीने में ये आपको बताती हूँ कि मैक्स वर्स्टैपन मेजॉरिटी ऑफ ग्रैंड प्रीज जीतते हैं। तो जो उन्होंने नहीं जीते वो अलग से याद कर लो, बाकी के आगे तो इनका नाम आ ही जाता है। साउथ कोरियाज आन सी यूंग विंस थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। आन सी यूंग ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। इंडिया वन टाइटल बाय डिफीटिंग ईरान। कौन सा टाइटल जीता है इंडिया ने? एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हमने जीता है। हराया किसको है? ईरान को। और ये कहाँ हुआ? कोरिया के अंदर हुआ। FIH प्रो लीग, FIHS इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, हॉकी से जुड़ा हुआ है। FIH प्रो लीग 2023 में इंडिया ने अर्जेंटीना को हरा दिया। नीदरलैंड्स के अंदर ये मैच हुआ। तमिलनाडु बीट हरियाणा इन द फाइनल टू क्लिंच सीनियर विमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। तमिलनाडु जीती है नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप गुरु नानक अमृत स्टेडियम अमृतसर के अंदर। शालिनी सिंह फर्स्ट फीमेल एनसीसी कैडेट बन जाती हैं जिन्होंने एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स कंप्लीट किया है हिमालयन रीजन ऑफ उत्तरकाशी इन उत्तराखंड। फर्स्ट एनसीसी फीमेल कैडेट एवर, और इसलिए ये न्यूज़ डाली गई है, वरना इस न्यूज़ में ज़्यादा कुछ दम है नहीं, लेकिन फर्स्ट एनसीसी कैडेट एवर है तो ठीक है, एक बार देख लो। शालिनी सिंह। इंडियन वीमेंस डबल पेयर सुतीर्था मुखर्जी और आहिका मुखर्जी ने 2023 वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट ट्यूनिस के अंदर जीत करके अपने नाम ये जो जीत है हासिल की है, दर्ज की है। एंड फाइनली शॉर्ट न्यूज़ की लास्ट स्लाइड। मैनचेस्टर सिटी हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब। मैनचेस्टर यूनाइटेड बोला था क्या मैंने? मैनचेस्टर सिटी हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब इन यूरोप, और उसने रिप्लेस कर दिया है रियल मैड्रिड को। देखो अब ये क्लब्स है ना, इन्हीं का हमने फीफा क्लब वर्ल्ड कप बोला था, जो कि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। एस इंडियन लॉन्ग जंपर, इंडिया से लॉन्ग जंपर कौन? मुरली श्री शंकर हैज सिक्योर्ड 3rd प्लेस इन 2023 डायमंड लीग मीट इन पेरिस, फ्रांस। वही डायमंड लीग मीट जहाँ पर कि किसका नाम छाया था? नीरज चोपड़ा का नाम छाया था। तो वही डायमंड लीग मीट है जिसके अंदर अब हमारे जो लॉन्ग जंपर हैं उन्होंने 3rd स्थान हासिल किया है। नाम है मुरली श्रीशंकर। अरविंद चिदम्बरम विंस 23rd दुबई ग्लोब ओपन 2023। अब ये जो दुबई ओपन 2023 है किससे रिलेटेड है? ये चेस से रिलेटेड है। दिस इज रिलेटेड टू चेस एंड अरविंद चिदम्बरम, इन्होंने 2023 का दुबई ओपन जीता है। सो विद दिस वी आर डन विद आवर सेकेंड कैटेगरी ऑल्सो, द स्पोर्ट्स न्यूज़। और अब फाइनली इंटरनेशनल कैटेगरी की तरफ चलना है, जिसमें अपॉइंटमेंट्स, वोल्केनोज बहुत सारे ब्लास्ट हुए हैं, उसके अलावा विजिट्स काफ़ी सारी हैं, तो वो सब और भी मुद्दे हैं, डिस्कस करते हैं।
ओके, बट बिफोर दैट जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता हो मैं बता दूं कि अब मल्टी वैलिडिटी के साथ में आपको एसएससी कोर्स मिल जाएगा। मल्टी वैलिडिटी का मतलब अभी तक जो एसएससी कोर्स आपको परचम ऐप पे दिखता था वो 1 ईयर वैलिडिटी का होता था, लेकिन कई बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज भी निकाल दीजिए, तो हमने सेम कोर्स, एवरीथिंग सेम कंटेंट आपको मिलेगा सब कुछ, लेकिन अब आपके पास 3 मंथ्स और 6 मंथ्स वैलिडिटी के ऑप्शंस भी हैं, पर सोच समझ के ढंग से ही लीजिएगा, और ऑफकोर्स 1 ईयर वैलिडिटी भी है। तो अगर आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म तैयारी करनी है, ढंग से करनी है और थोड़े लंबे समय तक आपको तैयारी के लिए टाइम चाहिए, तो 1 ईयर पे मूव कीजिए, वरना आप अपने शॉर्ट टर्म वैलिडिटी की तरफ भी मूव कर सकते हो। तो पूरा जीए कोर्स है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक जीके सब कुछ आ जाएगा, और इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। जैसे स्टैटिक जीके मैंने पढ़ाया है, पूरे निमोनिक से पढ़ा रखा है। जो भी कुछ आप कोर्स लो, कुछ भी लो अगर आप परचम ऐप से, तो पहले उसका आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट जहाँ कहीं भी दिया होगा वो देखेंगे, सैम्पल जो दे रखा है वो देखेंगे। अगर आप 100% सेटिस्फाइड होते हैं तो ही बाय कीजिए। कोई भी डाउट आते हैं तो आप टीम से पूछ सकते हो, परचम ऐप से चैट करके पूछ सकते हो, नहीं तो मेल लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा कभी मत कीजिएगा कि लेना कुछ और था, ले कुछ और लिया, क्योंकि टीम के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है, आपके लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है एसएससी की। तो ये कोर्स हालांकि हमने एसएससी के लिए बनाया है, लेकिन ये जितने भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट और यूजफुल हो जाएगा, बिकॉज जीके सेम ही आता है। आपको वही हिस्ट्री पढ़नी है, वही ज्योग्राफी पढ़नी है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, राइट। और हाँ, स्टेट पीएससी वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनके भी फीडबैक आते हैं जिन्होंने प्रीलिम्स वगैरह निकाल लिए हैं स्टेट पीएससी के, कि मैम जो नेशनल लेवल की जीके आती है वो सब हमने यहाँ से तैयार किया एंड इट हैज़ गॉन वेरी गुड। तो आप फ्री प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से पढ़ें तो यहाँ से पढ़ लीजिए, आपको कोर्सेज चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। चलें भाई आगे आ जाओ। सो एडगर रेंकेविक्स न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं लात्विया के। सो वेयर इज लात्विया? यूरोप के अंदर। सो ये आपको दिखेगा एस्टोनिया और लिथुआनिया के बीच में लात्विया। सो यहाँ पे एडगर रिनकेविक्स। सो रिन की बट्टी होती है, रिन की बट्टी बोले तो रिन सोप, रिन साबुन कपड़े धोने वाला, तो आप उसको लात मार के अलग कर रहे हो, ऐसे कर सकते हो। सो रिनकेविक्स एंड लात्विया विल बी अ स्मॉल हिंट फॉर यू। आगे चलते हैं। शेख अहमद नवाफ अल सबा बिकम्स कुवैत्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं शेख अहमद नवाफ अल सबा। सो आप वेट कर रहे हैं, क्यों वेट कर रहे हैं आप शेख साहब का, या फिर क्यों वेट कर रहे हैं आप सुबह का? आप सुबह का वेट क्यों कर रहे हैं? आप रात से अपनी तैयारी पढ़ाई चालू क्यों नहीं कर देते? सबा और सुबह, इस तरह से आप करके कुछ एसोसिएशन बना सकते हैं। कुवैत की पोजीशनिंग देख लीजिए, ये पूरा एशिया वाला पार्ट है, ये पूरा अफ्रीका वाला पार्ट आ जाता है, यहाँ पे कुवैत आता है, ये छोटू सा। ओके, चलिए आगे। पेटेरी ऑर्पो इलेक्टेड न्यू पीएम ऑफ फिनलैंड। पेटेरी ऑर्पो। सो पेटेरी ऑर्पो करिए खुद से, मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हिंट इनके लिए नहीं बनाए। हाँ, आप ऐसे कर सकते हो, पेटेरी के लिए पेट ले लीजिए। पेट, आपका कोई पेट है, बिल्ली, कुत्ता, और वो क्या कर रहे हो? फिन खा रहा है। सो पेटेरी ऑर्पो फिनलैंड के नए पीएम इलेक्ट हुए हैं, आपको याद रह जाएगा। चलते हैं आगे। कायरिकोस मित्सोताकिस सोन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस फॉर सेकेंड टर्म। ऑनेस्टली बताऊं तो जो न्यूज़ में बने रहते हैं नाम बहुत ज़्यादा, वही हमारी ज़ुबान पे चढ़े रहेंगे। अलग अलग देशों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, ऐसे देश जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहते, उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के नाम मुंह पे रखने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अच्छा ये कौन से कंट्री के पीएम या प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, दैट इज़ इट। आपको बहुत स्मूथली इनका नाम याद हो, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसकी। तो हमको क्या करना है, छोटी सी एक टेक्निक से बस एसोसिएशन बना के याद कर लो, काम खत्म। कोई आपसे ओरली नहीं पूछने वाला है कहीं भी। सो ग्रीस के हो रहे हैं कायरिकोस मित्सोताकिस। सो कायरिकोस के लिए कायरा का नाम मुझे याद आ रहा है, कायरा जो कि मेरी डॉटर है उसका नाम है। सो कायरा और कायरिकोस। तो कायरा ग्रीस गई है घूमने, हो सकता है कल्चरल एक्सचेंज स्कूल ने भेजा है, या फिर पूरी ग्रीस में भर के आ गई, मम्मा मैं खराब हो गई, गंदे हो गए, अब मुझे क्लीन कर दो। ओके, डांट पड़ रही है उसकी, तो आप कायरा को ग्रीस से एसोसिएट कर सकते हो, राइट। चलिए आगे चले। ओके, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहपात्रा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहपात्रा जो है, ही हैज बीन इलेक्टेड एज थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो मौसम विभाग होता है ना, पूरा जो मौसम के बारे में सारी जानकारी और स्टडी करते हैं, उसको मेट्रोलॉजी कहा जाता है। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट, 3 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए। उनमें से एक हमारे जो IMD के
डायरेक्टर जनरल है मोहपात्रा जी, उनको भी बनाया गया है। और अगर हम बात करें प्रेसिडेंट वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 4 साल के लिए किसको नियुक्त किया गया है, तो यूएई के अब्दुल्ला अल मंडोस को। अब्दुल्ला अल मंडोस बने हैं WMO के कौन, प्रेसिडेंट। और VP वाइस प्रेसिडेंट 3 बनाए गए, जिनमें से एक इंडियन है हमारे मोहपात्रा जी। चलिए, Argentina Celeste Saulo becomes the first female Secretary General of World Meteorological Organization. So World Meteorological Organization की पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल, वो भी प्रेसिडेंट थे। सेक्रेटरी जनरल इज द टॉप पोजीशन। ओके, सो फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बनी है अर्जेंटीना की सेलेस्टे सोलो। सेलेस्टे सोलो, तो देखो सेलेस्टियल जो होता है वर्ड, वो भी कहीं ना कहीं स्पेस से जुड़ा हुआ होता है। सेलेस्टियल बॉडीज हम बोलते हैं। मीट्रोलॉजी भी कहीं ना कहीं अर्थ के ऊपर की बात है, एटमॉस्फेयर वगैरह। हालांकि एटमॉस्फेयर तो रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा ऊपर की बातें है ना दोनों, मीट्रोलॉजी भी सेलेस्ट भी। तो सेलेस्टे साउलो सेक्रेटरी जनरल बनी है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, पहली फीमेल इस पोजीशन पे। ऑस्ट्रेलिया अपॉइंट्स फिलिप ग्रीन एज कंट्रीज न्यू हाई कमीशन टू इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने फिलिप ग्रीन को अपॉइंट किया है हाई कमिश्नर टू इंडिया, उनके हाई कमिश्नर इंडिया में। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूके अपॉइंट्स जेन मैरियट एज फर्स्ट वुमेन एनवॉय टू पाकिस्तान। सो ब्रिटेन ने जैन मैरियट को पहली ऐसी महिला दूत हैं जो कि पाकिस्तान की महिला, मतलब दूत एनवॉय बना करके उनको अपॉइंट किया गया है। सो यूके ने अपॉइंट किया है। कौन सी कंट्री की बात हो रही है, यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। जेन मैरियट एनवॉय टू पाकिस्तान, फर्स्ट फीमेल फ्रॉम यूके टू बी द एनवॉय टू पाकिस्तान। तो जान को खतरा दे दिया बेचारे फीमेल को, है ना, ऐसे याद रख सकते हो। जेन मैरियट, जान मर जाएंगी क्यों आपने पाकिस्तान भेजा, याद करने के लिए तरीका बता रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग दिस विल हैपन, आई मीन आई डू नॉट वांट टू बी रियली पेसिमिस्टिक अबाउट एनी कंट्री इन पर्टिकुलर, बट चलो आ जाओ। सो जैन मैरियट फर्स्ट वुमेन एनवॉय टू पाकिस्तान। हमारा काम क्या है, एज अ स्टूडेंट चीज़ें याद हो जाएं, एग्जाम क्लियर कर लें, नौकरी करें और अच्छे इंडिविजुअल बने, ईमानदारी से नौकरी करें, ईमानदारी से पढ़ाई करें, दिल में किसी के लिए नफरत ना रखें, उसी इंटेंशन के साथ पढ़ो, उसी इंटेंशन के साथ पढ़ाना चाह रही हूँ। Alright, so first female British envoy to Islamabad, Jane Marriott, who has been appointed as the next ambassador of India to Panama. इंडिया के एम्बेसडर टू पनामा। पनामा कहाँ है, ये रहा, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में ही आपको पनामा दिख जाएगा। सो सुमित सेठ को बनाया गया है एज दी, देखो यहाँ पे एस जैसा बनता है, ये पनामा की जो बॉडी है उसको मिला ले तो बनेगा ये एस। सो सुमित सेठ, इंडियन एम्बेसडर टू पनामा। डॉक्टर वेनेसा कैरी अपॉइंटेड WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट चेंज। सो वेनेसा कैरी जो है उनको जलवायु परिवर्तन के लिए WHO महानिदेशक के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। WHO के डायरेक्टर जनरल के स्पेशल एनवॉय में, यानी उनका एक स्पेशल ग्रुप होगा और उसके अंदर क्लाइमेट चेंज के लिए डॉक्टर वेनेसा कैरी को डाला गया है। ओके, सो भाई ये जो कैरी है, आम और कैरी होती है, हाँ आम और कैरी होती है ना। सो कैरी आजकल बहुत जल्दी गिर जा रही है, पक नहीं रही है, क्यों, क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज, क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट चेंज। तो WHO ने बोला है क्लाइमेट चेंज हो तो कैरी खाओ, ठीक रहोगे। बस इतना याद रखना, ये वन लाइनर चीज़ें ही हैं, नथिंग मोर। UN चीफ अपॉइंट्स शू हाओलियांग एज ऑफ चाइना एज डेप्यूटी हेड ऑफ UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके डेप्यूटी हेड के तौर पे, यानी कि अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अपॉइंट किया है। किसको किया है, जू हाओलियांग को। एंड इन्होंने रिप्लेस किया है उषा राव मुनारी जी को, जो कि इंडिया से थी इस रोल के ऊपर अपॉइंटेड। अब मुनारी जी जो हैं उनको एक और रोल में भेज दिया गया है, विल बी डिस्कसिंग इट शॉर्टली। मीनवाइल डेनिस फ्रांसिस इलेक्टेड 78th UNGA प्रेसिडेंट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को नए प्रेसिडेंट मिल गए हैं और वो कहाँ से है, वो है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से, और उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, डेनिस फ्रांसिस। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो कहाँ आता है, सो ये साउथ अमेरिका है और इधर ऊपर आपको ट्रिनिडाड ऑफ टोबैगो ये देखने को मिलेगा। सो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से पहले सिटीजन जो कि इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली।
यूनाइटेड नेशन जो है उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और उसके नए यानी कौन से नंबर के 78th प्रेसिडेंट बने हैं डेनिस फ्रांसिस फ्रॉम ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। ये जो बॉडी है, ये जितनी भी मेन पॉलिसी मेकिंग डिसीजन लेने होते हैं वो यहाँ से लिए जाते हैं। फर्दर यूनाइटेड नेशन में और अपॉइंटमेंट हुए हैं एक और प्रिंसिपल ऑर्गन के अंदर, और वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, सो 5 न्यू कंट्रीज हैव बीन इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। हर साल 5 न्यू मेंबर्स ऐड किए जाते हैं और 5 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात की जा रही है। सो अल्जीरिया, गयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरिया लियोन एंड स्लोवेनिया, ये 5 मेंबर्स हैं जो कि कंट्रीज हैं जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पे 2 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट किए गए हैं। ये 2 साल रहेंगे, अगले साल 5 और चले जाएंगे, 5 और आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ दिस होल साइकिल इज गोइंग टू मूव। तो हर साल 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स रह जाते हैं, 5 परमानेंट प्लस 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। दिस इज हाउ 15 मेंबर्स की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रहती है। न्यू मेंबर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 जनवरी से लेंगे, अब इलेक्ट किए गए हैं, और वो 31 दिसंबर 2025 तक देन सर्व करने वाले हैं। अच्छा, न्यू मेंबर्स किनको रिप्लेस करेंगे, कौन बाहर जा रहा है? अल्बानिया, ब्राजील, गेबन, घाना एंड यूएई। इनकी 2 ईयर टर्म खत्म हो चुकी है, मतलब हो जाएगी 23 के अंदर। इलेक्शन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स, जितने भी कंट्रीज होते हैं मेंबर कंट्रीज, वो फिल करते हैं इन 5 सीट्स के लिए, और इस पे कोटा भी होता है, यानी कौन से रीजन से कितनी कंट्रीज बन सकती हैं। सो देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, एंड लाइक आई वाज टेलिंग यू, परमानेंट मेंबर्स की 5 सीट्स होती हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स की 10 सीट्स होती है। कौन से हैं वो 5 परमानेंट मेंबर्स? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ओके, एंड उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन डिसाइडेड होता है, अफ्रीका से कितने आएंगे, एशिया से कितने, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन नेशन से कितने, वेस्टर्न यूरोप से कितने, ईस्टर्न यूरोप से कितने। तो ये जो है वो मिलकर के ये 5 हो गए, मतलब कितने कितने तो क्या, ये टोटल यहाँ से और रिप्रेजेंटेशन आकर के 15 टोटल हो जाते हैं। एवरी ईयर जनरल असेंबली 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करती है 2 ईयर टर्म के लिए, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है वो रीजनल बेसिस पे एट अ टाइम प्रेजेंट होते हैं यूएनएससी में। ना सी बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, क्योंकि हम बार बार प्रिंसिपल ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं यूनाइटेड नेशन के। एक हमने देखा यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एक हमने देखा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एक होता है इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यहाँ कहीं दिया हुआ होगा, 5 ऑर्गन्स, ठीक है। उसके बाद एक होता है सेक्रेटेरिएट, एक होता है आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और क्या बचा, कुछ बचा, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल इतना ज़्यादा एक्टिवली नहीं काम करता, बाकी सब काम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये 6 मेन और प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। यूएनएससी की बात करें तो 1945 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था, और 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हमने देख लिए हैं, और उनके पास वीटो पावर होती है, ठीक है, और एनी वन ऑफ देम कैन वीटो अ रेजोल्यूशन। कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है और अगर परमानेंट मेंबर्स में से एक भी अग्री नहीं करता तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, यूएनएससी का न्यूयॉर्क के अंदर है। और ज़्यादा जानकारी चाहिए अगर यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में, तो एक पूरा वीडियो बना हुआ है, काफ़ी पुराना है पर हमारा पर्पस पूरा सॉल्व करता है। वो आई थिंक करंट जीके प्लेलिस्ट के अंदर या स्टार्टिंग जीके प्लेलिस्ट में होना चाहिए। बहुत पुराना वीडियो, ज्योग्राफी में भी हो सकता है, आई एम नॉट रियली श्योर, पर आपको देखना पड़ेगा। चलिए, तो आप चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन करके आप सर्च करेंगे तो आ जाएगी वीडियो। यूएस विल रीजॉइन यूनेस्को इन जुलाई। यूनाइटेड स्टेट्स जो है, अब बहुत लंबा हो गया वीडियो में फंबल करने लगी। यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने डिक्लेयर कर दिया है, अपनी एप्लीकेशन लगाई थी, यूनेस्को ने अप्रूव कर दी है, और यूएस रीजॉइन करेगा यूनेस्को को। यूएस यूनेस्को से बाहर आ गया था, यूनेस्को का हिस्सा था, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यूएस ने अपना हाथ इससे खींच लिया था, ये कहते हुए कि भाई आपने पैलेस्टीन को जगह दी, अभी मैं पूरा मैटर समझाऊंगी। लेकिन अब यूएस को ऐसा लगा रहे मेरे बाहर आने से क्या हो रहा है, चाइना का दबदबा बढ़ता जा रहा है, तो नहीं, मुझे वापस अंदर आना चाहिए। सो इसके चलते अब नाउ इट विल बी जॉइनिंग बैक यूनेस्को। अब पूरा मुद्दा क्या है समझते हैं। बाहर गए थे डोनाल्ड ट्रंप के समय में और वापस आए हैं बाइडेन के समय में। सो यूएस ज्वाइन करेगा, रीजॉइन करेगा जुलाई 2023 में। 5 साल पहले यानी 2018 में फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे
एंटी इजराइल एलिगेशंस के चलते यूएस बाहर आ गया था कि आप इजराइल के एंटी वर्क कर रहे हो, आप एंटी इजराइल हो, बिकॉज आप पैलेस्टीन को मेंबर नेशन बनाने का फैसला ले रहा था यूनेस्को। और पैलेस्टीन को एक प्रॉपर कंट्री रिकॉग्नाइज भी नहीं करता यूनाइटेड नेशंस, फिर भी यूनेस्को उसको मेंबर नेशन बनाने की बात कर रहा था। और इजराइल और पैलेस्टीन में खींचा तनाव चलता ही रहता है। तो यूएस ने बोला कि नहीं, यू आर एक्टिंग एंटी इजराइल, सो वी विल नॉट। तो उन्होंने अपनी जो फंडिंग वगैरह थी वो बंद कर दी थी, काफ़ी पहले ही कर दी थी फंडिंग बंद, इजराइल ने भी और यूएस ने भी। और इस बार फिर यूएस ने बोला कि नो, वी आर टेकिंग स्टेप बैक, हम आपको छोड़ रहे हैं। हालांकि पैलेस्टीन को मेंबर नेशन ना बना करके ऑब्जर्वर स्टेट यानी ऑब्जर्वर नेशन की तरह से इस्टेब्लिश किया गया, फिर भी यूएस ने अपने हाथ खींच लिए थे और फिर इसलिए इजराइल ने भी अपनी मेंबरशिप रद्द कर दी थी। ये पूरा कहानी थी। तो 2018 के अंदर ऐसा हुआ। अब यूएस ज्वाइन भी करेगा और जो उसके ड्यूज हैं 600 मिलियन के, जो ग्रांट्स वगैरह दी जाती है वो भी पे करेगा। सो यूएस ने यूनेस्को को एग्जिट किया था प्राइमरीली बिकॉज पैलेस्टीन को मेंबर की तरह 2011 में लाने का डिसीजन यूनेस्को ले रहा था। और यूएस एंड इजराइल ने अपनी फंडिंग भी 2011 से ही यूनेस्को के लिए रोक दी थी। हालांकि जो यूनेस्को है उसको नॉन मेंबर ऑब्जर्वर की तरह फिर इस्टेब्लिश किया गया, मेंबर की तरह नहीं लाया गया, लेकिन फिर भी यूएसए ने अपना हाथ खींच लिया था। अब वो वापस ज्वाइन क्यों कर रहा है, मैंने आपको रीज़न बताया, इसीलिए ज्वाइन किया जा रहा है। यूनेस्को की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो बहुत क्लोजली वर्क करते हैं। और पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, ऑड्रे अज़ौले इसकी हेड है। दैट इज इट। आगे चलते हैं। फ्रेंच कंपनी एल्स्टॉम टू मेक 100 वंदे भारत ट्रेन, 100 वंदे भारत ट्रेन का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके पास गया है, फ्रेंच कंपनी है एल्स्टॉम। और 30,000 करोड़ वर्थ का ये पूरा वैल्यू है जो कॉन्ट्रैक्ट गया है। और वंदे भारत ट्रेन अप टू 200 किलोमीटर्स पर आवर पे चलेगी। SMOPS 2023 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस, स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस 2023 ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। और ये कहाँ हुई? इसरो, अच्छा इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसरो अलॉन्ग विथ विच कंट्री होस्टेड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन SMOPS 2023? तो इसरो ने होस्ट किया, कौन सी कंट्री के साथ मिलकर के? इटली के साथ मिलकर के इन्होंने होस्ट किया है। और इसका मेन एम क्या था कि हम स्पेस मिशन ऑपरेशंस और जो ग्राउंड सेगमेंट ऑगमेंटेशन होता है उन मिशन से रिलेटेड ग्राउंड वर्क जो होता है स्टेशंस वगैरह पे, उसमें एडवांसमेंट्स ला सकें। इन सारे एरियाज के इर्द गिर्द डिस्कशन होना था। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये डिस्कशन किया गया। इंडिया में इसरो एंड इटली को होस्टेड इट। ऑलराइट, देन काकोका डैम, काकोका बांध। अब ये काकोका डैम न्यूज़ में सुना गया क्योंकि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था उसके चलते इसकी वॉल वगैरह टूट गई और पूरा पानी इधर उधर फैल गया। और ज़ेपोरिजिया जो न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ तक भी ये सप्लाई वगैरह करता था, इंपॉर्टेंट बांध था। ये न्यूज़ में पूछा जा सकता है कि काको का डैम जो है वो कहाँ पर है, इसलिए इसको बस इस पॉइंट को यहाँ डाला गया है। यूथ सोवियत एरा का एक डैम है जो कि नीप्रो रिवर के ऊपर बना हुआ है। रिवर भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, नाइप्रो रिवर, और सदर्न यूक्रेन के अंदर ये है काकोका डैम। और ये टूट गया और इसकी वजह से वॉर जोन के अंदर पानी पानी हो गया। और ये जो डैम है ये इंपॉर्टेंट था वाटर सप्लाई के लिए। क्रीमियन पेनिनसुला और जो ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पे वाटर सप्लाई यही करता था। और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड एवरीथिंग के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो अगर आप देखेंगे मैप के ऊपर तो ये क्रीमियन पेनिनसुला है, राइट। और यहाँ पे आता है दिस इज द डैम जिसको क्षतिग्रस्त हो गया और पानी इधर उधर बह गया है भाई। लैब ग्रोन डायमंड्स, नाउ लैब ग्रोन डायमंड्स वर इन न्यूज। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने गिफ्ट किया 7.5 कैरेट का लैब ग्रोन डायमंड यूएस की फर्स्ट लेडी जिल बाइडन को, जो बाइडन की जो वाइफ है। तो ये जब लैब ग्रोन डायमंड दिया गया है तो लैब ग्रोन डायमंड के बारे में पूछा जा सकता है और इंडिया की क्या पोजीशन है ग्लोबली लैब ग्रोन डायमंड को लेकर के, तो वो देखते हैं। सूरत फैक्ट्री है गुजरात के अंदर, वहाँ पे इस डायमंड को मैन्युफैक्चर किया गया है जो 7.5 कैरेट का था। और इंडिया एक लीडिंग प्लेयर है लैब ग्रोन डायमंड्स को प्रोड्यूस करने में। लैब ग्रोन डायमंड्स क्या होते हैं? नेचुरली बहुत हाई प्रेशर के अंदर डायमंड बनते हैं। सेम प्रोसेस को जब लैब में रेप्लिकेट कर दिया जाता है लैब ग्रोन डायमंड्स बन जाते हैं। इससे क्या होता है? अफोर्डेबल हो जाते हैं। नेचुरली बहुत लंबा समय लगता है, एक्सट्रैक्ट करने में भी डिफिकल्ट होते हैं तो महंगे होते हैं। लैब ग्रोन होते हैं तो अफोर्डेबल हो जाते हैं और आपके पास ज़्यादा होंगे तो आप बेच के अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हो। 20% चीपर होते हैं देन नेचुरली फॉर्म्ड डायमंड्स।
इंडिया गिफ्ट्स मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान टीम वियतनाम। तो पूछा जा सकता है कि इंडिया ने कौन सी जो INS है वो वियतनाम को गिफ्ट की, या फिर INS किरपान कौन से कंट्री को गिफ्ट की, तो वियतनाम को की है। फ्रेंडली जेस्चर है ताकि दोनों देशों के बीच में मिलिट्री जो रिलेशंस है वो और थोड़ी स्ट्रांग हो जाए। INS किरपान कुकरी क्लास वॉरशिप है जो कि 1991 के अंदर कमीशन की गई थी। नाउ इट हैज बीन गिफ्टेड टू वियतनाम। देन NHPC VUCL साइंड MOU फॉर फुकट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इंडिया का NHPC और ये VUCL यानी कि विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड नेपाल का, ये दोनों ने आपस में MOU साइन किया है फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो NHPC हेल्प करेगा VUCL की। करनाली नदी के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। कितनी कैपेसिटी का होगा? 480 मेगावाट का होने वाला है ये। ठीक है, बस आगे चलो। UAE wins bid to host World Conservation Congress of International Union for Conservation of Nature यानी IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस कौन होस्ट करेगा? UAE होस्ट करेगा। कब होस्ट करेगा? 2025 में अबू धाबी के अंदर होस्ट करेगा। समझ में आ गया? चलिए अब इसकी न्यूज़ देख लो फटाफट। So UAE to host world's largest IUCN World Conservation Congress in 2025। IUCN की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 में, जो कि सबसे बड़ी कांग्रेस होने वाली है, उसको कौन होस्ट करने वाला है? UAE होस्ट करने वाला है। और हर 4 साल के अंदर ये होती है। और इसका मेन पर्पस क्या होता है? जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में, उनको लेकर के सारे डेवलपमेंट, उनको लेकर के डिस्कशन किए जाते हैं और क्या एक्शन लिए जा सकते हैं वो सब डिस्कस होता है। सो प्रीवियस IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है 2021 में हुई थी, फ्रांस के अंदर हुई थी, फ्रांस में हुई थी। अब 2025 में UAE के अंदर होनी है। चलिए, बिम्स्टेक सेंटर फॉर एनर्जी कोऑपरेशन विल बी इनॉग्रेटेड इन इंडिया दिस ईयर, सेक्रेटरी जनरल ने बोला है। सो बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल ने बोला है, जो कि तेंजिंग लेकफेल हैं, उन्होंने कहा है कि बिम्स्टेक का सेंटर फॉर एनर्जी कोऑपरेशन वो इनॉग्रेट होगा इंडिया के अंदर। बस इतनी सी बात है। बिम्स्टेक क्या है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार का एक ग्रुप है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यह वन लाइनर न्यूज़ ही है, सिर्फ आपको पिक्चर्स के साथ हेल्प करेगी आइडेंटिफाई करने में। हवाईज किलेवा वोल्केनो इरप्ट्स। किलेवा जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें, किलेवा, मैं ऐसे प्रोनाउंस कर रही हूँ। सो हवाई के किलेवा वोल्केनो में इरप्शन हुआ है। तो पूछा जा सकता है ये जो किलेवा वोल्केनो है ये कहाँ है? हवाई के अंदर है। सो हवाई ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पैसिफिक के अंदर, ये आपको ये अमेरिकाज वाला हिस्सा दिख रहा है। सो ऑफ द साइड यहाँ पे हवाई आइलैंड्स आते हैं, US टेरिटरी में ही ये पड़ते हैं। देन फिलीपींस मोस्ट एक्टिव मेयन वोल्केनो इरप्ट्स। फिलीपीन का बहुत एक्टिव मेयन वोल्केनो है, वो भी इरप्ट हुआ है। तो मेयन वोल्केनो कहाँ है? फिलीपींस के अंदर है, ये भी आपको पता होना है। और मेयन वोल्केनो अब देखो ये फिलीपींस है एंड यहाँ पर ये है, यानी कि मनीला जो सिटी है उसके बाहर ही लोकेटेड है, ऑन द आइलैंड ऑफ ल्यूजोन। ऑन द आइलैंड ऑफ ल्यूजोन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे पड़ता है ये पूरा, बहुत ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी प्रोन है। कैनरी आइलैंड्स न्यूज़ में रहे तो पूछे जा सकते हैं कैनरी आइलैंड्स कहाँ हैं? कैनरी आइलैंड्स जो है वो स्पेन आपको ये दिख रहा है, ये यूरोप का हिस्सा हो गया। इससे थोड़ा सा ऑफ ये देखिए, ये अफ्रीका हो गया, ये स्पेन हो गया। सो ओशंस में देखेंगे तो यहाँ पे ये कैनरी आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं। सो कैनरी आइलैंड्स देश में क्यों रहे? क्योंकि एक शिप जो थी 30 माइग्रेंट्स को लेकर के, शिप तो नहीं कहेंगे, बोट कहेंगे, और वो डूब गई और काफ़ी सारे लोग मर गए हैं वहाँ पे। सो कैनरी आइलैंड्स अटलांटिक ओशन में है नंबर 1। कौन सा ओशन है ये? कौन से वाटर्स हैं ये पूरे? यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। 1300 किलोमीटर साउथ ऑफ मेनलैंड स्पेन एंड 15 किलोमीटर मोरक्को के वेस्ट में 15 किलोमीटर्स पड़ते हैं। एंड ये वोल्केनिक इरप्शन से काफ़ी सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बने थे। बाइडेन एंड सुनक साइन अटलांटिक डिक्लेरेशन। तो अटलांटिक डिक्लेरेशन कौन से 2 देशों के बीच में साइन हुआ है? UK एंड US के बीच में हुआ है। नंबर 1 तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। देन UK US बैक न्यू अटलांटिक डिक्लेरेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। किस लिए हुआ है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए हुआ है, जिसमें क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन एरियाज में दोनों देश एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। चलिए,
जापान रेजेस एज ऑफ कंसेंट फ्रॉम 13 to 16 आफ्टर ओवर अ सेंचुरी। 100 साल से भी ज़्यादा लगा जापान को एज रिविजन लाने में। फॉर एज फॉर व्हाट? एज फॉर या एज ऑफ कंसेंट, यानी जो कंसेंशुअल सेक्स होता है दो पार्टनर्स के बीच में, किस एज पे सेक्स हो सकता है या दो इंडिविजुअल्स के बीच में, तो जापान में अभी तक वो एज 13 थी। 13 ईयर के बाद अगर कोई इंडिविजुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उसको किसी भी तरह से इलीगल नहीं माना जाएगा, ना ही उस पर रेप चार्जेस जैसा कुछ चीज़ लगेगी। लेकिन अब उस एज को रिवाइज करके 16 कर दिया गया है। इंडिया में ये एज कितनी है? 18 ईयर्स है, और वहीं अलग अलग देशों की अलग अलग होती है। चाइना में ये एज 14 है। सो कंसेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स विद समवन बिलो 16 एज, है ना, ऐसा जापान ने कंसेंट दिया है कि भाई अगर 16 एज से बिलो अब अगर ये एक्टिविटी होती है तो उसको रेप कंसिडर किया जाएगा। जापान ओनली मेंबर है ग्रुप ऑफ 7 का जिसने अभी तक LGBTQI+ ये सब लीगल नहीं, इनको लीगल प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड किया है। सो जापान इन सब चीज़ों में थोड़ा पीछे चल रहा है। चलिए, विच कंट्री रिटर्न रिमेन्स ऑफ इंडिजिनस माओरी एंड माओरीरी पीपल टू न्यूजीलैंड। माओरी और मोरियोरी, माओरी और मोरियोरी जो इंडिजिनस लोग थे, उनके जो रिमेन्स या उनके जो सामान थे वो सब वापस रिटर्न करना किसको? न्यूजीलैंड को। ये डिसीजन कौन से देश ने लिया है? जर्मनी ने लिया है। तो सबसे पहला सवाल आ जाता है कि माओरी एंड मोरियोरी ये जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ या पीपल थे, ये कौन से कंट्री को बिलोंग करते थे? दे बिलोंग्ड टू न्यूजीलैंड। और जर्मनी ने अपने जो म्यूजियम वगैरह उनमें इनके जो बॉडीज़ भी रखी हुई है मॉमिफाइड और उनके ट्रेजर्स भी, उनको वापस लौटाने का फैसला लिया है। टाइटैनिक टूरिस्ट सबमर्सिबल, टाइटैनिक टूरिस्ट सबमर्सिबल जो था, जो टाइटैनिक शिप के रेक्स को देखने के लिए वो सबमर्सिबल ले जाया जा रहा था, वो भी इम्प्लोड हो गया और नॉर्दर्न अटलांटिक के अंदर, और 5 पैसेंजर्स इंस्टेंट उनकी डेथ हो गई, जिसमें कि जो कंपनी थी जिसने ये टाइटैनिक टूरिस्ट सबमर्सिबल बनाया था, ओशन गेट, उस कंपनी के CEO भी हाथों हाथ उनकी भी डेथ हो गई। सो अब क्वेश्चन आता है सबमर्सिबल होता क्या है, ये सबमरीन से कैसे डिफरेंट होता है? सो ओशन गेट टाइटन, ओशन गेट कंपनी का टाइटन ये सबमर्सिबल था जिसको टाइटैनिक शिप के रेक्स देखने के लिए और उतारा गया था। तो व्हाट इज अ सबमर्सिबल एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ सबमरीन? सो देखो, सबमरीन हमें पता है बिकॉज हम पढ़ते रहते हैं डिफेंस के अंदर, सबमरीन भी एक वाटर क्राफ्ट होता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस कर सकता है। उसमें अपनी खुद की ऑक्सीजन सप्लाईज होती हैं, इंडिपेंडेंट होता है, एंड उसको सपोर्ट शिप की ज़रूरत नहीं होती है लॉन्च करने के लिए। उसमें एयर और पावर सप्लाईज इंडिपेंडेंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से आपको थोड़े टाइम के लिए दे करके भेजा गया है कि उतने ही टाइम से आप कनेक्टेड हो किसी ना किसी तरीके से, आपको लॉन्च और वापस उस मेन शिप पे फटाफट आना पड़ेगा सपोर्ट शिप पे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सारे केसेस सबमर्सिबल के साथ होते हैं। एक स्मॉल बोट या क्राफ्ट होता है, बोट तो हम नहीं कहेंगे, सबमर्ज अंदर हो रहा है तो एक स्मॉल क्राफ्ट जैसा होता है, रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के काम आता है, लेकिन इसका मूवमेंट भी बहुत लिमिटेड है बिकॉज सपोर्ट शिप की इसको ज़रूरत होती है, और बहुत लंबे समय तक अंडर वाटर रह भी नहीं सकता बिकॉज इसमें ऑक्सीजन सप्लाईज भी बहुत लिमिटेड होती हैं। तो एक मदर शिप की इसको ज़रूरत होती है लॉन्च के लिए और रिकवरी के लिए। तो ये चीज़ नहीं हो पाई एंड इट इम्प्लोडेड। जो प्रेशर था पानी का इतने डीप में वो झेल नहीं पाया। चाइना इंक्स डील विथ पाकिस्तान टू सेटअप न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो चाइना और पाकिस्तान ने एक डील साइन की है जिसमें कि न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करवाएगा चाइना इन पाकिस्तान। तो 1200 मेगावाट चश्मा 5 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो सेटअप करवाएगा चाइना पाकिस्तान के पंजाब मियांवाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये $4.8 बिलियन का डील साइन हुआ है। एंशिएंट मायन सिटी डिस्कवर्ड इन जंगल्स ऑफ सदर्न मैक्सिको। तो सदर्न ईस्टर्न मैक्सिको है बेसिकली। सो साउथ ईस्टर्न मैक्सिको वाले एरिया के अंदर एक बालामू इकोलॉजिकल रिजर्व है, और उसके जो बहुत अंदर के घने जंगल हैं जहाँ तक बहुत इजी रीच नहीं होती थी, वहाँ पे एंशिएंट मायन सिटी, मायाज जो लोग थे उनके और बहुत एडवांस सिविलाइजेशन मानी जाती थी, और एकदम से क्यों ख़त्म हो गया कुछ इन रहस्यों का पता नहीं लगा पाया। तो उन एंशिएंट सिटीज़, एक और एंशिएंट सिटी मिली है मायन सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई। तो अगेन इसकी स्टडी की जाएगी, हो सकता है कुछ तथ्य सामने आ जाए कि वाई एवरीथिंग गॉट एंडेड सो क्विकली। 64th GEF काउंसिल मीटिंग जून 26 से 29 ब्राज़ील के अंदर कंडक्ट की गई। 64th एडिशन ऑफ GEF काउंसिल मीटिंग कहाँ हुई? ब्राज़ील के अंदर हुई।
फर्दर देखते हैं। सो व्हाट इज दिस GEF, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी? सो 64th एडिशन ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल मीटिंग ब्राज़ील के अंदर कंडक्ट की गई और इसके अंदर अप्रूव किया गया, जो पूरी काउंसिल मीटिंग की जो गवर्निंग बॉडी है उसने अप्रूव किया कि $1.4 बिलियन हम लोग डिसबर्स करेंगे ताकि क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन क्राइसिस को डील किया जा सके इस अमाउंट के साथ में। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन है उनको सबसे ज़्यादा फंडिंग दी जाएगी और उसके बाद अफ्रीका को दिया जाएगा, ये जो पूरा है ना इसमें से। सो UNDP, UNEP, FAO यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 18 इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज में से कुछ मुख्य एजेंसीज हैं जो इस ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के तहत का सारे काम करेंगी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स, तो इंडिया और US के रिश्तों को और स्ट्रांग होता हुआ हम देख रहे हैं क्योंकि इंडिया से जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी विजिट रही US में। काफ़ी सारे मुद्दे थे जिनके ऊपर डिसीजंस हुए और उनका जो भी क्रक्स है वो अब आपके सामने रखा जा रहा है। तो देखते हैं कि हाइलाइट्स क्या रहे विजिट के। जब भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर किसी और देश के दौरे पे जाते हैं तो यूजुअली कुछ एजेंडा लेकर के जाते हैं। उस देश के कुछ एजेंडा होते हैं, हमारे कुछ एजेंडा होते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है और कुछ डिसीजंस पे पहुंचा जाता है। उसके बाद जो दोनों देशों के रिलेशंस हैं उनमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो ये सारे पॉइंट्स जानने ज़रूरी है। आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहली चीज़ हाईटेक पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर पार्टनरशिप। सो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन अग्रीमेंट्स हुए हैं, राइट। तो सेमीकंडक्टर की फील्ड में पार्टनरशिप होगी, मोटी मोटी बातें पकड़ लीजिए, काम चल जाएगा। क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिक्स, जिससे कि बेटर कोलैबोरेशन एकेडमी और इंडस्ट्रीज में होगा। सो एकेडमिक्स और इंस्टीट्यूशंस तो एक्सचेंजेस ज़्यादा देखने को हमें मिलेंगे। डिफेंस कोऑपरेशन के क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप होगी। इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम यानी इंडेक्स S के ऊपर डिसीजन लिया गया। MOU GE और HAL के बीच में साइन हुआ है ताकि GE F414 जेट इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू की जा सके। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है करंट अफेयर्स में, और जिससे में कि 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर US से इंडिया में होगा और यहीं पे फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी। और ये जो इंजन्स हैं किस में लगाए जाएंगे? तेजस MK2 में लगाए जाएंगे। फिर 16 आर्म्ड MQ-9B सी गार्जियन UAVs, ये भी हमने जब हम डिफेंस न्यूज़ पढ़ रहे थे वहाँ पढ़ा हमने कि US से 16 आर्म्ड MQ-9B जो क्राफ्ट्स हैं, सी गार्जियन UAVs हैं, वो हम खरीदेंगे। डिफेंस एक्सेलरेटेड इकोसिस्टम, तो दोनों देशों के बीच में डिफेंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन होने वाला है। स्पेस कोऑपरेशन भी होगा। इंडिया ने साइन किया है आर्टेमिस अकॉर्ड लूनर एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। नासा प्रोवाइड्स एक्सेल एडवांस ट्रेनिंग टू इंडियन एस्ट्रोनॉट। सो हमको क्या मिलेगा? हमारे एस्ट्रोनॉट्स को एडवांस ट्रेनिंग मिलेगी और हमने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन कर दिया है, यानी हम स्पेस और लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम जो है नासा का उसका पार्ट बनने के लिए राजी हैं। ट्रेड एंड काउंसिलर इशूज, सो ट्रेड रिलेटेड जो भी बातें हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट एंड मार्केट एक्सेस, तो अब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं कई सारे जिनका एक्सेस रोका हुआ था फॉर सम रीजन और दी अदर, उनको एक्सेस वापस मिलेगा। न्यू कॉन्सुलेट इंडिया के अंदर सेटअप होंगे, एक बेंगलुरु के अंदर और एक अहमदाबाद के अंदर। तो US अपने 2 कॉन्सुलेट्स सेटअप करेगा, बेंगलुरु और अहमदाबाद में, और US के अंदर इंडिया का एक कॉन्सुलेट सेटल होगा सियाटल के अंदर, बनेगा सियाटल के अंदर। ठीक है, तो बेंगलुरु अहमदाबाद याद रखिएगा। फिर H1B वीज़ा नॉर्म्स जो हैं उनके अंदर रिलैक्सेशन अनाउंस किया गया, जो कि यहाँ से जो लोग जाते हैं काम करने के लिए उनसे रिलेटेड है। क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दोनों देशों के अंदर अंडरस्टैंडिंग देखी गई। US इंडिया न्यू एंड इमर्जिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म, जिससे कि कोऑपरेशन आएगा ग्रीन हाइड्रोजन एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। तो ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जीज जो हैं उनके बीच में कोऑपरेशन स्टैब्लिश करेंगे दोनों देश। US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इंडियन रेलवेज को नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो हमारा टारगेट है ना 2030 तक हमको नेट जीरो कार्बन एमिशंस करने रेलवेज में, उसको अचीव करने के लिए अगेन US एजेंसीज जो हैं हमारी हेल्प करने वाली हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया US ग्लोबल जो आर्टेमिस अकॉर्ड है उसके बारे में, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अल्टीमेट गोल ये जो आर्टेमिस अकॉर्ड का है, इंडिया ने साइन जो किया है USA के साथ, उसका है कि हमारे जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है मार्स और उसके आगे, उसका भी हम हिस्सा बन सके, हमें भी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, हमारे जो एस्ट्रोनॉट है वो भी रेडी होंगे, सो हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशंस में हम और एक्सपेंशन ला पाएंगे। आर्टेमिस अकॉर्ड एक US लेड एफर्ट है जिसमें ह्यूमंस को भेजा जाना है चांद पे बाय 2025 और फिर आगे भी भेजे जाएंगे।
और इंडिया यूएस ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है कि हम जॉइंट मिशन करेंगे, ऐसा पूरा भी फ्रेमवर्क बनाएंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ना ISS जो नया बन रहा है 2024 तक, उस पर जॉइंट मिशन करने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क इंडिया यूएस ने तैयार किया है। सो परमानेंट प्रेजेंस लूनर ऑर्बिट में और अपोलो मिशन के बाद अब आर्टेमिस मिशन ही है जो कि ऐसी लूनर ऑर्बिट के अंदर अपनी परमानेंट प्रेजेंस एंड प्लस चांद पे इंसान को वापस पहुंचाना, उसके लिए काम कर रहा है एंड इंडिया हैज़ अग्रीड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा, आर्टेमिस अकॉर्ड जो है ना वो बाइंडिंग नहीं है कि अगर आपने बोल दिया हाँ करेंगे तो 100% करना ही पड़ेगा, नहीं, इट इज़ अ नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट विथ नो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ऑल्सो। प्रेसिडेंट बाइडेन और PM मोदी ने एक डिसीजन को वेलकम किया है कि भाई नासा और इसरो जो है वो एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क तैयार करें जिससे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन अचीव हो सके 2023 तक। तो ह्यूमंस को अगर स्पेस में भेजना है तो कोऑपरेशन करके और हम ये भेज सकें, और उसके बाद 2024 तक हम इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में स्टेशन जो है वहाँ साथ में लोग भेज सकें, इस तरह से। सो इंडिया 27th सिग्नेटरी बनेगा। इंडिया 27th सिग्नेटरी बनेगा आर्टेमिस अकॉर्ड जिसने साइन किया, यानी 27th कंट्री विच हैज़ कंसेंटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और आर्टेमिस अकॉर्ड अक्टूबर 13, 2020 में 8 देश फाउंडर नेशंस जो थे उन्होंने शुरू किया था, उन्होंने अग्री किया था दैट ओके विल बी वर्किंग टुगेदर ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशंस। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, UAE, UK एंड US। देन PM मोदी विजिट्स हीलियोपोलिस वॉर मेमोरियल। तो आप US से अपनी यात्रा खत्म करके PM मोदी पहुंचते हैं इजिप्ट, और इजिप्ट के अंदर उन्होंने हीलियोपोलिस वॉर मेमोरियल में अपना विजिट पे किया। क्या है ये वॉर मेमोरियल, क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई PM मोदी वेंट देयर, वो थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारे इंडियन सोल्जर्स की यादों से जुड़ा हुआ है, बिकॉज जो ये हीलियोपोलिस मेमोरियल है इजिप्ट कायरो के अंदर, वहाँ पे 3727 जो इंडियन सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इन वेरियस फ्रंट्स इन इजिप्ट एंड पैलेस्टीन, अलग अलग वॉर वगैरह में सपोर्ट देते हुए, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान है ना उन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनकी मेमोरी के अंदर ये मेमोरियल बना हुआ है। ओरिजिनल पोर्ट तैफिक मेमोरियल ये 1926 में इसका अनावरण किया गया था, लेकिन फिर ये डैमेज हो गया जब इजरायली और इजिप्शियन वॉर छिड़ी थी, फिर इसको दोबारा बनाया गया 1980 के अंदर वापस लॉन्च किया गया। और ये जो आप देखते हो पोर्ट तैफिक हीलियोपोलिस पोर्ट तैफिक मेमोरियल इसको कहा जाता है। अब ये पोर्ट तैफिक का नया नाम क्या है, स्विस पोर्ट हो गया है। पोर्ट तैफिक इज नाउ नोन एज स्विस पोर्ट। और इंडियन ट्रूप्स ने एक की रोल प्ले किया है स्विस कैनाल, जो इजिप्ट और पैलेस्टीन वाले एरिया के अंदर जो एंट्रेंस के लिए है ना, स्विस कैनाल बहुत पॉपुलर है, तो उसमें इंडियन कंट्रीब्यूशन भी बहुत रहा है हमारे सोल्जर्स का। US agrees to provide market access to India's steel and aluminium products। देखिए अभी हमने बोला था ट्रेड रिलेटेड कोऑपरेशन अचीव होगा इंडिया और US के बीच में, तो इंडियन PM की विजिट के चलते ये एक डेवलपमेंट देखने को मिला कि US ने अग्री किया है कि इंडिया की जो स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए US मार्केट अगेन ओपन हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये बोला है कि 70% स्टील और 80% जो एल्यूमिनियम एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स थे जो इंडिया में बने थे उनके लिए अब मार्केट खुल चुका है US में वापस से। US ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे 2018 के अंदर, और अब वो रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए गए, तो अब इससे करीब 35% का बूस्ट मिलेगा स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को इंडिया में एक्सपोर्ट के थ्रू। शॉर्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। UN अडॉप्ट फर्स्ट एवर ट्रीटी टू प्रोटेक्ट मरीन लाइफ इन हाई सीज। जो हाई सीज होती हैं उनके अंदर मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए UN पहली बार उसने एक ट्रीटी अडॉप्ट की है। UN सेक्रेटरी जनरल रिसेंटली अपॉइंटेड इंडियन ओरिजिन आरती होला मैनी एज डायरेक्टर ऑफ UN ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। जो इंडियन ओरिजिन की आरती होला मैनी हैं उनको डायरेक्टर ऑफ UN ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स के पोजीशन पे बिठा दिया गया है, एंड किसके द्वारा, UN सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। आई वाज थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग सम मोर इनटू इट, बट देन आई थॉट वन लाइनर है, वन लाइनर ही रहने देते हैं। UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड DNULM यानी दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये साथ में आए हैं टू एम्पावर विमेन और उनको बेटर करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में पर्टिकुलरली। तो UNDP और दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है वो साथ में मिलकर के विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को और बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान फ्लैग्स ऑफ गेबन्स फर्स्ट एग्री सेज प्रोजेक्ट। गेबन का
जो कंट्री है। गेबन का जो पहला एग्री सेज प्रोजेक्ट है उसको फ्लैग ऑफ किसने किया है, हरी झंडी किसने दिखाई है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिखाई है। इंडिया और सर्बिया अग्रीड टू सेट अ टारगेट फॉर बायलेटरल ट्रेड ऑफ 1 बिलियन यूरोज। 1 बिलियन यूरोज की बायलेटरल ट्रेड का टारगेट रखा है इंडिया और सर्बिया ने। कैनेडा has become the first country in the world to stipulate that individual cigarettes carry mandatory health warning. कनाडा दुनिया में पहला ऐसा कंट्री बन गया है जिसने टू स्टिपुलेट, जिसने कहा है कि भाई जो इंडिविजुअल सिगरेट्स हैं उनके ऊपर भी हेल्थ वार्निंग होनी चाहिए। ठीक है। देन दिवाली न्यूयॉर्क सिटी के अंदर छुट्टी की तरह एस्टैब्लिश हो गया, दिवाली पे हॉलीडे मिलेगा जी स्कूल्स में। एस्टोनियाज पार्लियामेंट ने एक लीगल has passed a law legalizing same-sex marriage, making it the first Central European nation to do so. So, the first Central European nation to legalize same-sex marriages, Estonia. Israel to release world's first digital government bond. Government bonds तो होते हैं, लेकिन digital government bond पूरी दुनिया में पहले रिलीज करने वाली कंट्री कौन सी बन जाएगी? इजराइल। Turkmenistan unveils Arkadag, a smart city in honor of former national लीडर गुरबांगुली बर्डे मुखामदेव। सो तुर्कमेनिस्तान ने एक पूरा सिटी अनवील किया है। उस सिटी का नाम है, एक स्मार्ट सिटी जिसका नाम है आर्कदाग, और उनके एक फॉर्मर लीडर रह चुके हैं, उनके लिए डेडिकेटेड ये सिटी है। और उन लीडर का क्या नाम है? गुरबांगुली याद रख लो, बाकी तो बर्डे मुखामदेव। ओके, सो इनके ऑनर में पूरा सिटी लाया गया है। लॉन्ग न्यूज़ आई नो, बट अगर छोड़ते जाएंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाएंगी, और एग्जाम में अगर वहीं से क्वेश्चन आ गया देन यू विल बी आफ्टर माय लाइफ के मैम इतना पढ़ा हमने, थोड़ा सा और पढ़ा देते, ये भी कवर कर लेते। इसी सोच के साथ मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करती हूँ। आई नो फ्री प्लेटफॉर्म है, बहुत से बच्चे यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू लेने आ जाते हैं, बहुत से बच्चों को शायद सीरियसनेस भी नहीं है तैयारी की, लेकिन जो आप यहाँ तक अगर पहुँचे होंगे तो डेफिनेटली आप सीरियस एस्पायरेंट्स में से होंगे, बिकॉज 1-1.5 घंटे की वीडियोस देख पाना सबके बस की बात नहीं होती है। जो अपनी स्टडीज़ को लेके बहुत सीरियस है वही इतना सीरियसली पढ़ेंगे। कंटेंट भी क्योंकि बहुत होता है, बट करंट अफेयर तैयार करने हैं तो यू हैव टू बी रिगरस एंड कंसिस्टेंट विद इट। अच्छा ठीक है, चलिए एंड करेंगे इसके साथ। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्यूपा। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल देखी थी। सो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में एग होते हैं, एग के बाद कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर जाके एक लकड़ी के ऊपर रेस्ट करता है और अपने आसपास एक कुकून बना लेता है, उसको प्यूपा कहते हैं, फिर उसमें से बटरफ्लाई बाहर आती है। तो चलिए आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको कि एक बार एक बॉय था और उसके गार्डन में उसको एक बटरफ्लाई का प्यूपा मिला, और उसने देखा कि जो बटरफ्लाई है उसने इससे बाहर आना शुरू कर दिया। उसने थोड़ा सा कट लगाया है और धीरे धीरे अपने पाँव बाहर निकाल रही है, विंग्स बाहर निकाल रही है। स्लो प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लगाती है बटरफ्लाई इस प्रोसेस में। तो उसने देखा इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल कर रही है, लेट मी ट्राई एंड हेल्प इट। तो उसने वो प्यूपा लिया और एक छोटे से नाइफ से धीरे धीरे बहुत डेलिकेटली बटरफ्लाई को, ताकि डैमेज ना हो, और वो प्यूपा काटना शुरू कर दिया। बटरफ्लाई ने सोचा अरे वाह थैंक गॉड कोई तो आया, मेरे को अभी घंटों मेहनत करनी पड़ती, टेक मी आउट। मतलब ऑब्वियसली बोल नहीं सकती बटरफ्लाई, पर क्योंकि ये कहानियाँ होती हैं इसलिए इस तरह से प्रेजेंट की जाती हैं। सो बटरफ्लाई को फाइनली उस बॉय ने बाहर निकाला, वेरी हैप्पी, अंदर से बहुत खुश है कि मैंने मदद कर दी, इस बटरफ्लाई की स्ट्रगल बहुत कम कर दी। बटरफ्लाई बहुत खुश है कि वाह मेरे जीवन की स्ट्रगल कम हो गई, मैं इजीली बाहर आ गई। अब वो वेट कर रहे हैं दोनों कि ओके नाउ मेरे विंग्स पूरे खुलेंगे, मेरे पाँव एकदम स्ट्रांग होंगे, मेरी बॉडी एकदम स्ट्रेट होगी और मैं उड़ने लायक बनूंगी। 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे बीते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बॉडी उसकी टेढ़ी मेढ़ी ही रही, विंग्स पूरे खुले नहीं, पाँव सीधे हुए नहीं। बॉय ने सोचा शायद और टाइम लगता है, बटरफ्लाई भी सोच रही थी क्या हुआ, मेरी नेचुरल टेंडेंसी तो है खुलने की, क्यों नहीं ओपन हो पा रहा। 1-2 दिन हो गए और वो बटरफ्लाई प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाई और बॉय ने उस बटरफ्लाई को गिव अप कर दिया। लेकिन उस बटरफ्लाई को उसी बॉडी के साथ, उसी क्रिपल्ड बॉडी के साथ पूरी जिंदगी निकालनी पड़ी। डिड यू लर्न समथिंग आउट ऑफ द स्टोरी? द स्टोरी इज कॉल्ड द क्रिपल्ड बटरफ्लाई। कुछ स्ट्रगल्स हमारे लिए लाइफ में नेसेसरी होती हैं इन ऑर्डर to reach our full potential, in order to blossom to our fullest capacity. As parents, जैसे अगर कुछ आप में से पेरेंट्स होंगे, बिकॉज यंग एस्पिरेंट्स भी आते हैं चैनल पे, और ऐसे भी आते हैं जिनकी शादी भी हो गई है, बेबी भी हो गया, एंड स्टिल दे आर ट्राइंग फॉर एग्जामिनेशंस। तो एज पेरेंट्स हमारी टेंडेंसी ये रहनी चाहिए कि हम बच्चों की सारी स्ट्रगल्स उनके लाइफ से हटाने के बारे में ना सोचें। उनकी लाइफ इतनी स्मूथ और ईजी मत करो कि उनको जूझना ही ना आए। जब कभी प्रॉब्लम आए सामने तो वो आप ही की शक्ल देखे कि अब आप बताओ मैं क्या करूँ, क्योंकि कभी आप नहीं रहोगे वो क्या करेंगे, राइट?
और एज एन इंडिविजुअल, यू हु आर वॉचिंग एज एन इंडिविजुअल, हम हमारी स्ट्रगल को लेके ये ना सोचे कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, इन सबसे बाहर निकल जाए, बिकॉज ये स्ट्रगल्स ही हैं जो आपको पॉलिश करती हैं, जो आपको तराशती हैं, जो मांझती हैं, और ये छोटी स्ट्रगल्स ही बड़ी स्ट्रगल झेलने का मादा देती हैं, आपको वो स्ट्रेंथ देती हैं। और जब आप इन सारे स्ट्रगल से होकर के निकलते हो तब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होता है। जब आप पीछे मुड़ के देखते हो ना, पिछले 5 साल में 10 साल में मैं एज एन इंडिविजुअल कहाँ पहुंची हूँ या पहुंचा हूँ, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। सो सम स्ट्रगल्स आर नेसेसरी फॉर योर ग्रोथ, नेवर शाई अवे फ्रॉम देम। ये था आज का थॉट। जल्दी ही मिलते हैं बाकी वीडियोस में। आप 6 मंथ्स करंट अफेयर्स की आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, डेफिनेटली उसके ऊपर मूव करेंगे। सो रेडी हो जाइए 6 मंथ्स कंपाइलेशन के लिए। काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से, पूरे परचम टीम की तरफ से बेस्टेस्ट ऑफ विशेस। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपको एक एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिली है, सक्सेस की तरफ स्ट्रांगली हेड ऑन कीजिए। चलिए मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियोस में। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।